पार्ट खत्म हो चुका था। राहुल का पैशन और बढ़ता गया, उसकी आवाज और तेज होती गई। पूरी अवार्ड सेरेमनी में उसकी आवाज और भी तेज गूंजने लगी। सुनने वाले राहुल की आवाज को सुनकर दंग रह गए। उनके कानों में राहुल की आवाज की गूंज सुनाई दे रही थी। ऐसा लगता है कि राहुल का हर गाना दिल से गाया होता है। अचानक से अवार्ड सेरेमनी में बैठी ऑडियंस की आवाज भी सुनाई देने लगी। वो भी राहुल के साथ गाने लगे। सभी में जोश बढ़ता जा रहा था। राहुल के बढ़ते जोश के साथ साथ वहां बैठे न सिर्फ राइटर बल्कि वहां बैठी ऑडियंस और भी जोश से भर उठे। उनकी नसों में खून तेजी से दौड़ने लगा। यहाँ तक कि जो लोग इस गाने को घर पर टीवी पर सुन रहे थे वो भी बहुत उत्सुक हो गए थे। राहुल के बजते गिटार और उसके गाने के साथ साथ वो भी अपने हाथ ऊपर उठाकर झूमना चाहते थे। गाने के पीक इमोशन में पहुंचने के बाद राहुल ने गाना बंद किया और गिटार बजाना भी रोक दिया। राहुल के गाने में खोए हुए लोग एकदम से घबराकर उठे। हर किसी का चेहरा लाल था, माथे पर पसीना बह रहा था। ये सभी वो लोग थे जो म्यूजिक का आनंद ले रहे थे, राहुल के गाने के साथ बह रहे थे। एक लंबी खामोशी के बाद हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी, जो कुछ देर तक थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये गाना बहुत अच्छा है, मेरे अंदर मैं एक नया जोश महसूस कर रहा हूँ। राहुल के गाने हमेशा ऐसे क्यों होते हैं जैसे वो हमारी पर्सनल लाइफ से जुड़े हों। अरे वाह, क्या बात है, ये गाना अब तक के सभी गानों में बेहतरीन है। लंबे समय तक सभी राहुल के गाने की तारीफ करते रहे। उन सभी के लिए राहुल का गाना सिर्फ एक गाना नहीं था, वो उन्हें इंस्पिरेशन दे रहा था और उनमें पॉजिटिव एनर्जी भी भर रहा था। लाइफ की डिफिकल्टी और बुरे समय में सामना कैसे करें, ये सिखा रहा था। लंबे समय तक गाना गाने के कारण राहुल की आवाज थोड़ी कर्कश हो गई। उसने इलेक्ट्रिक गिटार को नीचे रखा और अपनी थोड़ी सी कर्कश आवाज में कहा, ये गाना मेरे सभी दोस्तों के लिए है। आप सभी इस गाने का मतलब तो समझ चुके हैं। मैं सभी को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप सभी अपनी लाइफ का हर एक दिन बहुत खुशी और अच्छी फीलिंग के साथ जिएं, ताकि जब भी आप अपने पास्ट में देखें तब आपको टाइम गंवाने या कुछ ना करने का रिग्रेट ना हो। ये सुनकर दर्शकों ने फिर से तालियां बजाना शुरू कर दी। तालियां इतनी तेज थीं कि उन सभी की हथेलियां लाल पड़ चुकी थीं, पर उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ राहुल को थैंक्स कहना चाह रहे थे। अवार्ड सेरेमनी लगभग 11 बजे तक खत्म हो गई और फिर राहुल घर के लिए निकल गया। लिविंग रूम की लाइट चालू देखकर राहुल खुद से ही बात कर रहा था। 12 बज गए हैं, क्या ये लोग अभी तक सोए नहीं हैं? राहुल उत्सुकता से अंदर घुसा। उसने देखा कि सोफे पर मिली की बाहों में छोटी सी सोना सिमटकर सो रही है। मिली टीवी में खोई हुई है। उसे पता भी नहीं चला कि राहुल कब अंदर आ गया है। जब राहुल ने टीवी की तरफ देखा तो टीवी स्क्रीन पर मिली का शो चल रहा था, जिसकी एक्ट्रेस खुद मिली थी। ओहो ओहो, मिली ने राहुल की तरफ देखा। ओह, तुम आ गए? पापा। सोई हुई सोना अचानक से नींद से जागी और उठकर मिली की गोद से कूदकर अपने पापा की गोद में चली गई। सोना, क्या आपको स्कूल नहीं जाना है? राहुल ने सोना के गाल को चूमते हुए कहा। सोना राहुल की गोद से उतरी और कहा, नींद तो मुझे बहुत आ रही है, पर मैं अपने पापा का अवार्ड देखना चाहती थी। ये कहकर सोना राहुल के पॉकेट पर हाथ लगाती है और उसके चारों तरफ घूमने लगती है। पापा, मुझे पक्का पता है कि आपको अवार्ड मिला होगा। आपने जरूर बड़ी ट्रॉफी जीती होगी। पापा बताओ ना, कहाँ है? मुझे देखनी है। पापा, आप उसे बाहर छुपा कर आए हो ना, मैं भी लेकर आती हूँ। राहुल सच में ट्रॉफी को बाहर ही रखकर आया था। पापा, मैं भी आपकी ट्रॉफी लेकर आती हूँ, मुझे वो देखनी है। सोना दौड़ते हुए बाहर के दरवाजे की ओर जाती है। राहुल मुस्कुराता है और कहता है, सोना बेटा, धीरे चलो, तुम कहीं गिर ना जाना। राहुल पीछे मुड़ा और मिली की तरफ देखा। मिली, ये तुम्हारा शो है? मैंने अभी तक क्यों नहीं देखा? हाँ, ये मेरा नया शो है, आओ बैठो, मिली ने मुस्कुराते हुए कहा। राहुल मिली के पास बैठता है और टीवी देखने लगता है। मम्मा, देखो ये ट्रॉफी कितनी बड़ी है। सोना ट्रॉफी लेते हुए दौड़ कर आती है, जो आज के इवेंट में राहुल ने जीती है। सोना बेटा, नहीं, धीरे चलो, तुम गिर जाओगे। बोलते हुए राहुल सोना की तरफ भागा और ट्रॉफी उठाने में उसकी हेल्प की। राहुल और सोना ने ट्रॉफी उठाकर टेबल पर रख दी। सोना ने ट्रॉफी को देखा और कहा, पापा, इस ट्रॉफी में कुछ तो गड़बड़ है। राहुल और मिली ट्रॉफी को देखने लगे। अच्छा, पर कहां पे? मुझे तो नहीं दिख रहा। देखो, ये नीचे से टूटी हुई है। राहुल और मिली ट्रॉफी उठाकर देखने लगे। दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक थे। मिली ने ट्रॉफी अपने हाथों में उठाई और सोना ने जहां बताया उसे देखने लगी। उसने राहुल से कहा, ये देखो राहुल, यहाँ पर ये क्रैक है। राहुल मिली की बताई जगह पर देखने लगा। मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? राहुल ने कहा। राहुल की आवाज सुनते ही
मिली ने अपना सिर ऊपर उठाया। वो दोनों इतने नजदीक थे कि मिली के होंठ राहुल के चेहरे से टच हो गए। उनके बीच अनएक्सपेक्टेड किस हो गया था। मिली घबरा गई। उसके गाल शर्म से लाल हो चुके थे। उसने राहुल को धक्का दिया और बाहर चली गई। राहुल टी टेबल से टकरा गया और उसकी कमर सीधे टेबल पर रखे ग्लास से टकरा गई। ग्लास टूटकर राहुल की कमर पर जा लगा। आह! राहुल के मुंह से चीख निकल गई। सोना ने राहुल की ओर देखा और दौड़कर राहुल के पास गई। पापा, आप ठीक तो है ना? सोना ने घबराते हुए पूछा। हाँ बेटा, मैं ठीक हूं, बस थोड़ी सी चोट है। राहुल लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। नहीं पापा, ग्लास टूट गया है, दिखाओ, कहीं आपको लगा तो नहीं? सोना ने उदास मुंह से कहा। राहुल पीछे घूमा तो सोना देखकर जोर से चीख पड़ी। पापा, पापा, खून, खून, खून! राहुल समझ गया था कि ये दर्द उसे यूं ही नहीं हो रहा था, उसे चोट लगी है। सोना को घबराते देख राहुल ने अपना दर्द छुपाया और मुस्कुरा कर बोला, अरे कुछ भी तो नहीं हुआ बेटा, ये तो जरा सी चोट है। सोना की चीख सुनकर मिली दौड़कर कमरे से बाहर आई और पूछा, क्या हुआ सोना? मम्मा, पापा को चोट लगी है, उन्हें खून भी निकल रहा है। सोना ने आंखों में आंसू भरकर कहा। मिली ने राहुल की तरफ देखा तो वो एकदम घबरा गई। वो दौड़कर राहुल के पास गई और बोली, ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी राहुल, तुम्हें खून निकल रहा है, तुम्हें चोट लगी है। टेबल पर टूटे कांच के ग्लास को देखकर मिली समझ गई थी कि ये उसके दिए हुए धक्के की वजह से हुआ है। मिली की आंखों में आंसू आ गए थे और वो राहुल का हाथ पकड़कर बोली, ये सब मेरी वजह से हुआ है, प्लीज मुझे माफ कर दो। इट्स ओके, मैं ठीक हूं, राहुल ने कहा। मुझे देखने दो, चोट कितनी गहरी है, मिली ने राहुल से रोते हुए कहा। मिली ने राहुल की कमर से शर्ट को थोड़ा ऊपर करके देखा तो उसकी कमर में 3 छोटे कांच के टुकड़े चुभे हुए थे। मिली ने घबराते हुए कहा, ओह गॉड, तुम्हें तो कांच चुभ गए हैं, तुम रुको, मैं अभी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। सोना भी राहुल के घाव को देखकर रोने लगी। राहुल मेडिकल फैमिली से बिलोंग करता है तो बचपन से उसके लिए घाव या खून देखना आम बात थी। वो शरीर से दुबला था पर उसमें स्ट्रेंथ अच्छी थी। राहुल ने सोना को दिलासा देते हुए कहा, अरे बेटा, जब मैं छोटा था तब मैं बहुत शैतानी करता था तो मुझे बहुत चोट आती थी। ये चोट तो बहुत छोटी है, मम्मा इसे चुटकी में ठीक कर देंगी। सोना थोड़ा चुप हुई पर अभी भी वो पापा की चोट को देखकर बहुत दुखी थी। उदास सोना को देखकर राहुल ने कहा, तुम्हें पता है सोना, तुम्हारे पापा की आर्म्स में इतनी ताकत है कि वो तुम्हें अपने बाजुओं में लटकाकर पूरे घर में घुमा सकते हैं। सोना खुशी से उछल पड़ी। सच में पापा? क्या आप मुझे स्विंग कर सकते हैं? राहुल खड़ा हुआ और अपने पतले पर मजबूत हाथों से सोना को लटकाकर गोल घुमाना शुरू कर दिया। तभी मिली फर्स्ट एड बॉक्स लेकर अंदर आती है और राहुल और सोना को मस्ती करते हुए देखकर चिल्लाती है, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें चोट लगी है, इस तरह करने से खून और बहने लगेगा। राहुल फिर भी नहीं सुनता है और वो सोना को गोल गोल घुमाते रहता है। सोना खून की बात सुनकर थोड़ा सा डर जाती है और कहती है, पापा प्लीज मुझे नीचे उतारो। राहुल उसे नीचे उतार देता है। सोना पहले से बेहतर हो गई है। मिली राहुल के करीब आती है और पूछती है, क्या तुम अपना कोट उतार पाओगे? राहुल जवाब देता है, मुझे तुम्हारी हेल्प लगेगी, ये थोड़ा टाइट है। मिली अपने हाथ के सामान को टेबल पर रखती है और सोना को पानी लेने जाने के लिए कहती है। राहुल सीधे खड़ा होता है और मिली की तरफ अपना फेस घुमाता है। मिली राहुल के कोट को खोलने के लिए आगे बढ़ती है और राहुल की आंखों में देखती है। राहुल की आंखों में हल्के से आंसू हैं। मिली शर्मिंदा है कि उसकी वजह से राहुल को यह दर्द सहना पड़ रहा है। मिली राहुल के कोट के बटन खोलने में उसकी हेल्प करती है और फिर शर्ट के बटन खोलते ही राहुल अपनी नजरें इधर उधर घुमाता है। मिली भी शर्म से लाल हो जाती है। ऐसा पहली बार नहीं था कि राहुल उसके सामने शर्टलेस था, पर मिली इस बार बहुत शर्मा रही थी। बटन खोलकर मिली ने शर्ट को उतारा। मिली के हाथ राहुल की कमर को छूते हुए निकल गए। ये एहसास राहुल के लिए बहुत अलग और अच्छा था। राहुल का रोम रोम खड़ा हो गया। इस फीलिंग को वो मिली से छुपा नहीं सका। वैसे तो राहुल की बॉडी पतली थी पर वो बहुत स्ट्रांग और अट्रैक्टिव दिखता है। मिली ने राहुल के घाव को साफ किया। राहुल उसे गाइड कर रहा था कि कैसे वो उस घाव की ड्रेसिंग करे। लगभग आधे घंटे के बाद मरहम का काम पूरा हुआ और मिली फिर से रोने लगी। राहुल ने मिली के कंधे पर हाथ रखा और कहा, ये छोटा सा एक्सीडेंट था, तुम्हें इसमें इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। मैंने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस में इतने घाव झेले हैं कि ये तो मेरे लिए बहुत छोटा है। पापा मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोना है, सोना ने कहा। मिली तुम पसीने में भीग गई हो, जाओ नहा लो, मैं कपड़े बदलकर सोना को सुला देता हूँ, राहुल ने कहा। हाँ पापा, मुझे आपसे कहानियां भी सुननी है। ये कहने पर राहुल सोना को रूम में ले जाता है
और मिली बाथरूम में नहाने चली जाती है। कहानी सुनने के पहले ही सोना जाते ही सो जाती है। भीगे बालों के साथ मिली सोफे पर बैठ जाती है। मिली के साथ ही राहुल भी लिविंग रूम में बैठ जाता है। थोड़ी देर के लिए वो दोनों खामोश रहते हैं और थोड़ी देर बाद दोनों अचानक एक साथ बोलते हैं, यू। पहले तुम बोलो। इतना कहकर राहुल चुप हो जाता है। मिली कहती है, तुम हमारे रिश्ते के बारे में क्या सोचते हो? राहुल को विश्वास नहीं था कि मिली उसे ऐसी बात पूछेगी। राहुल ने कहा, 4 साल पहले जो हम दोनों के बीच हुआ था वो एक्सीडेंट मुझे आज भी याद है। मैं उसे बहुत खूबसूरत पल कहूंगा। मैं तो तुम्हारा साथ देने को भी तैयार था, पर जब मैं अगली सुबह उठा तो तुम चली गई और 4 साल तक तुम गायब हो गई। मिली चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, मैं तुम्हें भूलने के लिए तुमसे दूर चली गई थी, पर सच ये है कि मैंने 4 साल के हर एक पल में तुमको याद किया। मैं तुम्हें ना देख सकूं इसीलिए मैंने कॉलेज छोड़ दिया, पर थोड़े वक्त में ही मुझे पता लगा कि मैं मां बनने वाली हूँ। मैंने कई बार सोचा कि तुमसे बात करूं, पर मुझे लगा कि पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगे। जब सोना हुई तो मैं उसे तुमसे दूर नहीं रख पाई। 4 साल में मैंने तुम्हारी हर बात पर नजर रखी। तुम बहुत सुलझे हुए इंसान हो। मुझे लगा कि सोना का ख्याल तुम मुझसे बेहतर रखोगे, इसीलिए मैंने सोना को तुम्हें सौंप दिया। उसके बाद भी मैंने तुम पर नजर रखी। जिस तरह सोना को तुमने पाला वैसे तो मैं भी नहीं पाल सकते थे। ये देखकर मुझे तुम और भी अच्छे लगने लगे। ये बात करते करते मिली एकदम चुप हो गई और कहीं खो गई। उसे अपनी गलती का एहसास था। तभी अचानक से राहुल बोला, मिली, आई लव यू सो मच। इसलिए नहीं कि तुम मेरी बच्ची की माँ हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हारी बातें, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी नाक पे बैठा गुस्सा, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना भी बहुत अच्छा लगता है। मिली, मैं एक बार फिर तुम्हारे साथ जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं तुम्हें और सोना को एक पूरा परिवार देना चाहता हूँ और अपनी जिंदगी का हर एक पल, सब कुछ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। क्या मिली राहुल को हाँ करेगी? क्या राहुल मिली का प्यार उसके अंजाम तक पहुंचेगा? क्या मिली और राहुल अब एक हो जाएंगे? इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। हालांकि मिली को ये उम्मीद नहीं थी कि राहुल अचानक उससे प्यार का इजहार कर देगा। राहुल की आंखें उसी पर टिकी हुई थीं। मिली ने सर झुका लिया और धीमी आवाज में कहा, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम सच बोल रहे हो? मिली के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल था कि राहुल ये दिल से कह रहा है या फिर वो किसी दबाव में है। वो अभी भी पूरी तरह से यकीन नहीं कर पा रही थी। राहुल ने फिर कहा, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला है। राहुल अभी भी शांत है और वो ध्यान से सोच रहा है कि मिली ने क्या कहा है। वो सोच रहा है कि मिली को इस बात पर मैं कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं उसे दिल से चाहने लगा हूं और अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ उसके साथ बिताना चाहता हूं। राहुल मिली को यकीन दिलाने के लिए कसम खाने लगता है। अचानक मिली अपनी उंगली राहुल के होठों पर रख देती है और कहती है, चाहे तुम कसम खा लो, मुझे यकीन नहीं होगा। बेहतर है हम कुछ और बात करें। राहुल उलझा हुआ था। वो नहीं जानता था कि क्या कहे। राहुल का चेहरा उदास होते देख मिली अपनी हंसी रोक नहीं पाई। राहुल हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग लड़का है, पर वो मन से बहुत कोमल है। उसने कभी भी अपने इस रूप को नहीं दिखाया है। मिली को राहुल को इस तरह से शर्माता हुआ देखकर बहुत खुशी होती है, क्योंकि ये उसका एकदम अलग रूप है। राहुल की उलझन और संदेह देखकर जब वो जवाब नहीं दे सका तो मिली ने कहा, अच्छा, क्या तुम गाने लिखने में बहुत फास्ट हो? तो मैं तुम्हें 5 मिनट में एक प्यारा गीत बनाने की चुनौती देती हूँ। अगर तुम कामयाब होते हो तो तुम मुझसे एक वादा ले सकते हो। क्या ख्याल है? मिली को राहुल की क्षमता पर कोई संदेह नहीं है। 5 मिनट में गाना बनाना दूसरे लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन राहुल के लिए ये बहुत ही आसान है। ऐसा कहा जाता है कि जितनी आसानी से हमें कुछ मिल जाता है, हम उसकी उतनी ही वैल्यू कम करते हैं। अगर मिली राहुल के इस प्रपोजल को जल्दी मान लेती है तो कुछ खास नहीं होगा। इसीलिए मिली नखरे दिखाने लगती है। ऐसे में उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए मिली ने उसे गाना बनाने के लिए कहा, ताकि वो उसे अपनी वैल्यू समझा सके। राहुल मन में परेशान है। वो सोच रहा है कि मिली को कैसे जवाब दे। अचानक उसने सुना कि मिली ने अपनी बात बदल दी है। उसकी हैरानी खुशी में बदल गई। क्या 5 मिनट में गाना बनाना आसान है? बहुत आसान। उसने सोचा, 5 मिनट तो बहुत लंबा समय है और वो तो गाना अभी गा सकता है। राहुल यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि सिर्फ 5 मिनट में गाना गाकर वो मिली को हमेशा के लिए अपना बनाने का वादा ले सकता है। ये इतना आसान है। वो फिर से कंफर्म करता है। मिली को भी टेंशन थी। वो डर रही थी कि राहुल का कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, क्योंकि वो कंफ्यूज है और गाना नहीं बना सकता है। उसने कहा, क्यों 5 मिनट बहुत कम है क्या? 10 मिनट कैसा रहेगा? राहुल ने कहा,
अरे मैं तो 5 मिनट से भी कम समय में तुम्हारे लिए गा सकता हूँ। राहुल बहुत एक्साइटेड हो गया और उसने मिली की चमकती हुई आंखों में देखा। मुझे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत नहीं है, चलो तुम्हारे लिए गाते हैं। वो अपना गला साफ करता है। एक गिलास पानी पीकर वो अपने गले को तरोताजा करता है। राहुल खिड़की के बाहर आसमान में चांद की ओर इशारा करता है और वो गाने लगता है। हाँ? मिली थोड़ी कंफ्यूज है। वो कहती है, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ? हालांकि मुझे तुमसे पूछना चाहिए, लेकिन मैंने पूछा क्या? माहौल एकदम शांत है। ऐसा लगता है कि ये प्रश्न पूछने और उत्तर देने का एक तरीका है। राहुल फिर से गाना गाता है। मिली गाने को सुनते सुनते कांप जाती है। उसे लगता है कि ये गाना तो पहले से तैयार है। ये उनके गुजरे हुए कल को बयां कर रहा है। 4 साल पहले वो मोहब्बत की रात, जब दो जवान लड़के और लड़की ने एक दूसरे को आपस में समर्पित कर दिया था। हालांकि ये सिर्फ एक रात की ही बात थी, लेकिन चाहे वो राहुल हो या मिली, आज भी उस दिन को भूल नहीं पाए हैं। मिली आसमान की ओर मुड़कर देखती है। खिड़की के बाहर चांद अचानक बादलों से बाहर आ जाता है। वो इतना चमकदार है, इतना पवित्र है, बिल्कुल राहुल के दिल की तरह, प्यार से भरा हुआ। चाहे दिन बीत जाए, पर प्यार कभी नहीं बदलता है। ये गाना जो राहुल ने गाया है, वो गाना नहीं है, राहुल का इजहारे मोहब्बत है। लाइफ बहुत फेयर है। भगवान ने उन्हें 4 साल पहले मिलाया था और आज भगवान ने उन्हें फिर से मिलाया है। एक बार इत्तेफाक हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, लेकिन 3 बार, 4 बार, ये तो किस्मत है। अगर आप इसको अच्छे से नहीं निभाते हैं, तो क्या ये आपकी बदकिस्मती नहीं है? राहुल मिली को प्यार से देखता है। बिना म्यूजिक के, केवल कुछ सरल शब्दों में वो बहुत ध्यान से गाता है। वो अपने पूर्वजों का बहुत आभारी है। अगर उसके पूर्वज नहीं होते तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता, और इतनी प्यारी सुंदर सी लड़की मिली से भी वो मिल नहीं पाता। वो मिली की खुशी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। राहुल की इमोशनल सिंगिंग मिली के दिल को छू जाती है। उसके दिल के तार बजने लगते हैं और उसकी आंखों में मदहोशी छा जाती है। राहुल ने मिली के लिए अपना प्यार गानों में बयां किया है, जिसे सुनकर मिली का दिल जोर से धड़कने लगता है। वो महसूस करती है कि उसे वास्तव में राहुल बहुत पसंद है। न सिर्फ राहुल, बल्कि उसके गाने, उसकी सिंगिंग, उसका टैलेंट, सब कुछ। धुंधली रोशनी और चांदनी किरण जब खिड़की से राहुल के शरीर पर पड़ी तो वो अलग ही चमक रहा था। मिली ने हल्के से हाथ उठाया और अपने मुंह को ढक लिया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। मिली को रोते हुए देखकर राहुल की सांसें थम सी गईं। अगर गाना जारी रखा जाता है तो ये शब्द आपस में बार बार दोहराए जाएंगे। मिली के रोने से राहुल बहुत कंफ्यूज हो गया। मिली को ध्यान से देखते हुए राहुल ने धीमे से पूछा, मिली, ये मैंने बनाया है, क्या तुम अब भी खुश नहीं हो? गाने ने मिली को बहुत इमोशनल कर दिया था। उसका गला भर आया था। उसने राहुल के शब्दों का जवाब नहीं दिया। सब कहते हैं कि प्यार में पड़ी हुई लड़की का IQ 0 होता है, पर ये एक आदमी के लिए भी उतना ही सच है। मिली के पॉजिटिव रिस्पॉन्स के बिना ही राहुल तैयार था। उसने घड़ी की ओर देखा और कहा, मिली, अभी भी समय है। अगर तुम खुश नहीं हो तो मेरे पास अभी और भी सॉन्ग्स हैं, मैं उन्हें तुम्हारे लिए फिर से गाऊंगा। राहुल ने आज ठान लिया था कि वो मिली को अपना बनाकर ही रहेगा। राहुल ने थोड़ी देर सोचा और फिर से गाना गाना शुरू किया। राहुल ने गाते गाते अपना हाथ बढ़ाकर मिली के कंधे को सहारा दिया। उसने मिली के गालों पर हाथ रखा। राहुल ने अपने दिल में थोड़ा दर्द महसूस किया और अपने हाथों से मिली के गालों पर आए आंसुओं को हल्के से पोंछ दिया। वो बस उसे हंसाना चाहता है, उसे खुश रखना चाहता है, उसे रोता हुआ नहीं देखना चाहता, चाहे वो कितना भी इमोशनल हो जाए, फिर भी नहीं। राहुल फिर गाता है। राहुल के गानों से इम्प्रेस हुई मिली के कानों में गानों का एक एक शब्द गूंज रहा है। उसे ऐसा लगा था कि वास्तव में उसके पंख हैं और वो राहुल के साथ आसमान में उड़ना चाहती है, धरती को नापना चाहती है। अब मिली ने आखिरकार ये मान ही लिया है कि उसने सच में उस स्कूल के लड़के से प्यार किया है जो उससे 2 साल छोटा था। राहुल अपने दिल की आवाज से फिर से गाता है। वो हर चीज करने को तैयार है जिससे वो मिली के साथ हमेशा रह सके। राहुल तैयार है मिली का हाथ पकड़कर दुनिया देखने के लिए, साथ में जिंदगी गुजारने के लिए और एक साथ बुढ़ापे तक बढ़ने के लिए। लंबे समय से राहुल का दिल इस तरह से नहीं धड़का था। इस दुनिया में आना एक हादसा था। राहुल को लगता था कि वो एक अजनबी है और इस दुनिया में मजबूत दिल के साथ सबका सामना कर सकता है। हालांकि जब सोना, एक प्यारी परी, उसके सामने आई तो राहुल का दिल लगभग पिघल गया था। जब मिली, एक लड़की जिससे उसने कभी मुलाकात नहीं की थी, वो राहुल के सामने आई तो उसके दिल ने उसे अपना मान लिया। शायद इसका कारण मिली की याददाश्त है, लेकिन एक्सपीरियंस ये बताता है कि राहुल के लिए मिली स्पेशल है और वो एहसास भी जो बयां नहीं किया जा सकता। बाद में जब उसने दूसरे लोगों के साथ समय बिताया तो उसे ये एहसास हुआ कि जिस फीलिंग की उसे पिछले जन्म में कमी थी वो है प्यार या प्रेम। मिली को बस देखते रहना, उसके पास और उसके साथ होने की फीलिंग से ही राहुल की पूरी दुनिया रंगीन हो गई थी।
मिली बहुत देर से रो रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से धुंधली हो गई थीं। चाहे राहुल उन्हें पहुंचता रहा हो, पर फिर भी वो चुप नहीं हुई। हाँ, जीवन की उलझनों को देखते हुए भी मिली सिर्फ राहुल के साथ रहना चाहती है। क्या हुआ अगर सारे रास्ते बंद हो जाएं तो भी? जब तक प्यार है, जब तक राहुल का साथ है, तो सब कुछ मुमकिन है। उसने धीरे से मिली के हाथों को लिया और उन्हें अपनी हथेली में रख लिया। राहुल बहुत खुश था। हालांकि उन्होंने इस पल के बारे में अनगिनत बार सोचा है, पर अब जब ये अचानक सच में हुआ है तो राहुल को झूठ सा लग रहा था। लेकिन हाथों और उंगलियों के फील ने राहुल को बताया कि ये सब सच है। ये एहसास वाकई अच्छा है। मिली को देखकर राहुल दीवाना हो गया। उससे प्यार करना, उसकी हरकतों से प्यार करना, उसकी फीलिंग्स से प्यार करना, एक साथ रहना और उसकी हर चीज से प्यार करना। दुनिया में कितने लोगों के पास अपना प्यार है। मिली इतना इमोशनल हो गई है कि उसका दिल खुशी से भर गया। वो पागलों की तरह बस अपना सिर हिला रही थी। हालांकि मिली कुछ बोली नहीं, लेकिन राहुल समझ गया। वो जानता था कि मिली ने वादा किया था। तुमने मुझसे वादा किया था। राहुल की आवाज कांपती है। वो डरता है कि ये सब झूठ है। वो बस कंफर्म करना चाहता है। मिली की ओर से जवाब आता है, मैं तुमसे वादा करती हूँ। मिली का गला भर जाता है और वो धीरे से कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हाँ, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। मुझे तुमसे प्यार है। सिंपल 3 शब्द, लेकिन चमकदार धूप की किरण की तरह राहुल की पूरी दुनिया को चमकदार बना देते हैं। वो भी मुझसे प्यार करती है? राहुल को यकीन नहीं होता है। हालांकि राहुल के पिछले जन्म में बहुत सी लड़कियां थीं, लेकिन कोई भी लड़की उसके दिल में इस तरह की जगह नहीं बना पाई थी। वो किसी के लिए इतना दीवाना नहीं हुआ था। मिली ने अपना सर झुकाया। उसकी आंखों में तो आंसू हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे चमक रही है। अचानक राहुल उठ खड़ा हुआ, फिर झुका और उसने मिली को उठा लिया। तुम क्या कर रहे हो? मिली वक्त पर चिल्लाई, पर जब उसने उठकर राहुल की जलती हुई आंखें देखी तो उसका सुंदर चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने पहले से ही अनुमान लगा लिया था कि राहुल क्या करने जा रहा है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। राहुल ने प्यार से मिली को जवाब दिया और फिर बेड की ओर चलने लगा। मिली समझ गई थी कि राहुल आज उसे एक बार फिर से अपना बनाने वाला है। राहुल ने मिली को बिस्तर पर लेटाया और उसके पास लेट गया। मुस्कुराते हुए मिली की आंखों में वो देखने लगा और फिर अपनी उंगलियां मिली के बालों से लेकर चेहरे पर घुमाने लगा। मिली अपनी आंखें बंद करके राहुल के प्यार को महसूस कर रहे थे। मिली राहुल की तरफ घूमी और राहुल के गाल पर चूमने लगी। राहुल ने मिली के होठों को चूम लिया। कुछ देर बाद मिली ने राहुल को गुस्से में धक्का मार दिया और दूर होने लगी। तभी राहुल ने मिली को कसकर बाहों में भर लिया। दोनों एक दूसरे में खोते जा रहे थे। यह एहसास दोनों के लिए पहली बार जैसा था। धीरे धीरे दोनों एक रात के लिए प्यार के आगोश में खो गए। अगले दिन सूरज की किरण के साथ ही राहुल ने पास ही सोती हुई मिली को प्यार से देखा और चुपचाप मुस्कुराने लगा। उसने केयरफुली मिली की बाहों को बाहर निकाला और प्यार से उसके सिर को तकिए पर रखा। राहुल बिस्तर से नीचे उतरा और बेडरूम से बाहर निकल गया। कल रात के बारे में सोचकर मिली बहुत खुश थी। उसने टाइम देखा तो सुबह के 5:30 बज रहे थे। अचानक मिली कुछ सीरियस होकर सोचने लगी। उसने राहुल से कहा, मुझे जाना है। क्या ये प्यार की शुरुआत थी या बस एक रात का प्यार? मिली क्या सोच रही थी और उसे कहाँ जाना है? क्या राहुल मिली को रोक पाएगा? इस कहानी में क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। राहुल आंख मलते हुए कहता है, मैं कल बहुत थक गया था, मुझे और सोना चाहिए था। उसने मिली की तरफ देखा और हंसते हुए आंख मारी। मिली शर्मा गई। राहुल कहता है, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, हम ब्रेकफास्ट के लिए चलते हैं। मिली कहती है, तुम जाओ और मुझे अपनी कार की चाबी दे दो, मुझे कहीं जाना है। राहुल हैरान हुआ, चाबी? तुम्हें क्यों चाहिए कार की चाबी? तुम क्या करना चाहती हो और कहाँ जाना है तुम्हें? मैं रितु के पास जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। क्या? इतनी सुबह क्या काम है तुम्हें? राहुल ने घबराते हुए पूछा। ब्रेकफास्ट करके हम दोनों साथ चलते हैं, राहुल ने सुझाव दिया। रितु का घर पुणे के ईस्ट 3rd रिंग रोड में है। अभी वहां ज्यादा ट्रैफिक नहीं होगा। फिर भी राहुल के घर से रितु के घर जाने और वापस लौटने में 1 घंटा लगता है, क्योंकि दूरी लंबी है। राहुल को टेंशन हुई कि मिली इतना लंबा ड्राइव कैसे कर पाएगी, क्योंकि कल रात देर तक जागते रहने से उसे ड्राइविंग में परेशानी हो सकती है। नहीं, मैं अकेले जाऊंगी, मिली ने सर हिलाते हुए कहा। बस मुझे कार की चाबी दे दो। ठीक है। राहुल हामी में अपना सर हिलाता है और कहता है, चाबी बेड के साइड ड्रॉर में है, ले लो। वो मिली को हिदायत देता है कि गाड़ी स्लो स्पीड में चलाए और डिनर टाइम तक वापस आ जाए। वो उसका इंतजार करेगा। मिली जल्दी से राहुल के गालों पर किस करती है और बाहर निकल जाती है।
राहुल किसी बच्चे की तरह अपनी गालों पर गर्माहट महसूस करता है और ब्लश करने लगता है। जब दो लोग आपस में पूरी तरह से खुल जाते हैं तो वो अलग ही फीलिंग होती है। मिली का इस तरह से खुलना ये बताता है कि वो कितनी बोल्ड है। राहुल और मिली अभी एक ही मोड पर हैं। दुनिया में लोग टीवी स्टेशन, वेबसाइट्स, न्यूज़पेपर और एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स के दीवाने हैं। सारे एम्प्लॉयज को जल्दी बुला लिया गया है। उनका 12 घंटे का ओवर टाइम शुरू हो गया है। सारे टीवी स्टेशन, न्यूज़पेपर्स और पूरा एंटरटेनमेंट वर्ल्ड नेशनल एक्सीलेंट चिल्ड्रंस लिटरेचर अवार्ड सेरेमनी की रिपोर्टिंग में लगे हुए हैं। सारे रिपोर्टर्स इसे बढ़ावा दे रहे हैं। पर यह क्या हुआ? कल नेशनल एक्सीलेंट लिटरेचर अवार्ड सेरेमनी में एक खुलासा हुआ। यह खुलासा इतना बड़ा है कि आर्ट और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में एक सनसनी फैल सकती है। टीवी स्टेशंस और न्यूज़पेपर्स की तुलना में सोशल नेटवर्किंग पर न्यूज ज्यादा तेजी से फैलती है। इसीलिए सबसे पहले न्यूज मेन वेबसाइट्स के होम पेज पर दिखाई देती है। मेन वेबसाइट की फ्रंट पेज हेडलाइन थी, खुलासा। कल नेशनल एक्सीलेंट लिटरेचर अवार्ड सेरेमनी में नए लेखक राहुल को फेरी टेल के लिए बेस्ट राइटर का अवार्ड मिला है। राहुल, जो कि एक फेमस न्यू आर्टिस्ट मीडिया कंपनी के सिंगर, कॉन्ट्रैक्ट आर्टिस्ट और साथ ही लव स्टूडियो के डायरेक्टर हैं, वो रियल में सोना की गुड नाइट स्टोरी का राइटर है। सोना की गुड नाइट स्टोरी एक फेमस फेरी टेल स्टोरीज का कलेक्शन है। लेखक राहुल पूरे इंडिया के ऐसे पहले फेरी टेल राइटर हैं जिन्हें नेशनल एक्सीलेंट लिटरेचर अवार्ड और मीडियम लेंथ फेरी टेल्स अवार्ड मिला है। अवार्ड सेरेमनी में आखिरकार लेखक राहुल की आइडेंटिटी रिवील हो गई और वो कोई और नहीं बल्कि लोकप्रिय सिंगर राहुल है। लेखक राहुल, जो कि एक बेस्ट सेलर राइटर है, उसने नेशनल एक्सीलेंट लिटरेचर अवार्ड सेरेमनी में अपनी आइडेंटिटी को रिवील किया। फेमस सिंगर राहुल ही लेखक राहुल है। चिल्ड्रन लिटरेचर अवार्ड के ज्यादातर विनर्स न्यू कमर्स हैं, पर लेखक राहुल नोबेल के अवार्ड विनर हैं। कल की रात नेशनल एक्सीलेंट लिटरेचर अवार्ड सेरेमनी में लेखक राहुल एंड सिंगर राहुल ने सबको शॉक कर दिया। महेश कुमार, जो कि भारतीय राइटर्स एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन हैं, उन्होंने राहुल की तारीफ की। लेखक राहुल ने अवार्ड मिलने की खुशी को गाना गाकर जाहिर किया और साथ ही साथ दूसरे राइटर्स को प्रोत्साहित किया। नेशनल एक्सीलेंट लिटरेचर अवार्ड सेरेमनी की रिपोर्टिंग के लिए इंडिया के 4 मेन वेब पोर्टल एक साथ कंपीट कर रहे हैं, स्पेशली माइक्रोब्लॉग। ये मेन वेब पोर्टल से कंपीट तो नहीं कर सकता है, लेकिन वेब ट्रैफिक जरूर क्रिएट कर सकता है। यूजर्स ही होते हैं जो सोशल नेटवर्क पर न्यूज को जल्दी फैलाते हैं। माइक्रोब्लॉग ने यूजर्स के बिना ही अपने ब्लॉग पर 2 हॉट न्यूज शेयर की। पहली हेडलाइन थी, लेखक राहुल और फेमस सिंगर राहुल एक ही व्यक्ति हैं, और दूसरी, नेशनल एक्सीलेंट लिटरेचर अवार्ड सेरेमनी। इस तरह की हॉट न्यूज किसी भी प्रोपेगेंडा से ज्यादा इफेक्टिव होती है। जिन्होंने नेशनल एक्सीलेंट लिटरेचर अवार्ड सेरेमनी का लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं देखा और जिन्हें माइक्रोब्लॉग इस्तेमाल करने की आदत है, वो जब इस तरह की हेडलाइंस देखते हैं और ब्लॉग को ओपन करने पर जब इमेजेस एंड वीडियोस देखते हैं तो फिर एक धमाका हो जाता है। लोग वीवो पर रियल टाइम में बात कर रहे थे, ये क्या है? लेखक राहुल और फेमस सिंगर राहुल एक ही है? ये कैसे हो सकता है? मुझे लगा था कि दोनों के बीच कुछ तो गड़बड़ है। यूजर्स को हैरानी तो बहुत हुई, लेकिन ध्यान से देखें तो वो ये कह सकते हैं कि दोनों में बहुत समानता है। फिर चाहे वो लेखक राहुल हो या सोना की गुड नाइट स्टोरी, सभी लोग इस न्यूज को तरह तरह से एनालाइज करते हैं। इस तरह के मिस्टीरियस बिहेवियर ने बहुत सारे फैंस को अट्रैक्ट किया। कल मैं टीवी स्टेशन और वेबकास्ट रूम के सामने ही था। वेबकास्ट देख रहे फैंस और यूजर्स पागल हो गए थे जब उन्होंने ये न्यूज देखी कि फेमस सिंगर राहुल और लेखक राहुल एक ही है। वो एक के बाद एक माइक्रो ब्लॉग पर लॉग इन करते हैं। पहले मैं भी हैरान हो रहा था क्योंकि मेरे लेखक राहुल के साथ इतने अच्छे रिलेशन है। मैं असल में मल्टी टैलेंटेड हूँ, राइटिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, और कोई नहीं है मेरे सामने। मैं राहुल के अगले काम का इंतजार कर रहा हूँ। मैं राहुल के नए गाने के सुपरहिट होने की विश करता हूँ। मेरे समर फैन सपोर्ट ग्रुप से मैं गुजारिश करता हूँ कि मुझे सपोर्ट करें। मैं लेखक राहुल का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं समर ग्रुप में शामिल होना चाहता हूँ। चाहे वो लेखक राहुल के माइक्रोब्लॉग फैंस हों या फिर सिंगर राहुल के, सब एक साथ दोनों को टैग करते हैं। शुरुआत में राहुल के फैंस 24 मिलियन से भी ज्यादा थे और लेखक राहुल के फैंस का आंकड़ा तकरीबन 12 मिलियन होगा। हालांकि कुछ जोम्बी फैंस हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर फैंस बहुत एक्टिव हैं। बस एक रात में ही राहुल और लेखक राहुल के माइक्रोब्लॉग फैंस की संख्या 30 मिलियन से अधिक हो गई और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। लेखक राहुल वाले पूरे माइक्रोब्लॉग में 30 मिलियन से ज्यादा फैंस वो हैं जो अलग अलग फील्ड्स के हैं और काफी प्रेस्टिजियस हैं। राहुल के माइक्रोब्लॉग्स की फैन फॉलोइंग किसी सुपरस्टार से कम नहीं है। इसीलिए पांडा म्यूजिक पर राहुल के कई गानों के डाउनलोड्स की संख्या भी तेजी से बढ़ने लगी है। अभी इस समय पांडा म्यूजिक पर राहुल के 6 गाने हैं जो आज सुबह अपलोड किए गए हैं। पहले सिर्फ 2 गाने अपलोडेड थे और रातों रात डाउनलोड्स की संख्या 20 मिलियन से भी अधिक हो गई थी।
लेकिन आज सुबह जब राहुल ब्रेकफास्ट के लिए नीचे जा रहा था तो 5 गानों के डाउनलोड्स की संख्या 200 मिलियन तक पहुंच गई थे। राहुल पांडा म्यूजिक के ऐसे दूसरे सुपरस्टार सिंगर बन गए हैं जिनकी इतनी फैन फॉलोइंग हो गई है। ये पांडा म्यूजिक के लीडर्स को पागल कर सकता है। एनिमेशन फिल्म फेरी शूज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और नेशनल एक्सीलेंट लिटरेचर अवार्ड सेरेमनी और उसके बाद पांडा लाइव ब्रॉडकास्ट, इन सब से पांडा वीडियो को बहुत सारा ट्रैफिक प्राप्त हुआ है। पांडा वीडियो मेंबर्स की संख्या दसियों हजारों में तेजी से बढ़ गई है। यही वो चीज है जिन्हें उन्हें सबसे ज्यादा देखना है। रितु का घर रिंग रोड पर है। मिली ने केयरफुली अपनी कार को अंडरग्राउंड पार्किंग में पार्क किया और फिर मिली सीधे लिफ्ट में चढ़कर बिल्डिंग 6 की 19वीं मंजिल पर पहुंची। कमरा 1901। उसने दरवाजे की घंटी बजाई और लगभग 10 मिनट तक दरवाजा खुलने का इंतजार किया। कौन है? इतनी जल्दी कौन आया है? नाइट गाउन पहने ही रितु अपनी आंखों को मलते हुए दरवाजा खोलती है। रितु, तुम अभी तक सो रही थी? मिली अपने सन ग्लासेस उतारते हुए रितु को देखती है जो अभी भी नींद में है। मिली हर सुबह रितु को सोते सोते देखने की आदी हो गई है। इतनी जल्दी यहाँ क्या कर रही हो? दरवाजा बंद करते हुए रितु ने पूछा। मुझे मेरी चाबी चाहिए। मिली लिविंग रूम की ओर बढ़ते हुए टी टेबल की ड्रॉर में देखती है। कौन सी चाबी? रितु हैरानी से पूछती है। अरे मेरे घर की चाबी। मुझे याद है कि मैं अपने घर की चाबी तुम्हारे पास छोड़ गई थी। प्लीज उसे ढूंढने में मेरी हेल्प करो। तुम सच में अजीब हो, मेरे घर पर चाबी छोड़ दी। अगर चाबी मुझसे गुम हो जाती तो? रितु अपने बेडरूम में जाती है और चाबी लेकर आती है। ये लो, मैंने इसे पहले से ही तुम्हारे लिए रखा था। जाओ, ले जाओ। थैंक यू रितु। मिली जैसे ही चाबी उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है, रितु अपना हाथ खींच लेती है और मिली को ध्यान से देखती है। मिली का चेहरा लाल हो गया था। मिली रितु से पूछती है, तुम क्या देख रही हो? रितु कहती है, आज तो तुम अलग ही लग रही हो। सच बताओ, क्या कोई खुशी की बात है? बताओ और अपनी बहन को भी खुश करो। कौन सी बात? मिली शर्मा जाती है। नहीं। रितु फिर से कहती है, कुछ तो बात है। रितु, तुम क्या कर रही हो? मिली ने थोड़ा गुस्से से बोला। रितु को मिली के लाइक्स, डिसलाइक्स और आदतों के बारे में पता है। वो मिली के नेचर से वाकिफ है और उसके छोटे हाव भाव भी समझ जाती है। जैसा कि वो अभी देख सकती है, मिली का चेहरा लाल हो गया है और वो उससे नजरें चुरा रही है। वो सोचती है कि दाल में कुछ तो काला है। तुम मुझे चाबी दो। मिली चाबी लेने की कोशिश करती है। अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें नहीं दूंगी, रितु हंसते हुए कहती है। वो चाबी लेकर इधर उधर दौड़ती है और मिली उसे पकड़ने की कोशिश करती है। काफी देर बाद भी जब मिली रितु को नहीं पकड़ पाती है तो वो गिव अप कर देती है। रितु की हाइट मिली से कई सेंटीमीटर ज्यादा होगी और सालों के फिटनेस रूटीन के कारण मिली उससे कहां जीत पाती। सोफे पर बैठते हुए मिली गहरी सांस लेती है और कहती है, मैं आज घर का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आई हूँ। पलाश और राहुल के घर की तरह वास्तव में जब रितु ने यहाँ पर घर खरीदा था तो उसने 19वें फ्लोर के तीनों घर खरीद लिए थे। रितु की प्लानिंग थी कि एक घर उसके बेटे के लिए हो जाएगा और दूसरा उसके आर्टिस्ट के लिए। बाद में उन्होंने मिली को साइन किया। क्योंकि मिली एक स्कूल में रहती थी तो उसे फिल्म करने, प्रोग्राम्स अटेंड करने और बिजनेस परफॉर्मेंस में परेशानी होती थी। इसीलिए रितु ने घर मिली को दे दिया था। जब वो अपनी थिएटर स्टडीज कर रही थी तो मिली ने कई प्लेस किए और बहुत से पैसे कमाए। ग्रेजुएशन के बाद मिली ने रितु के साथ डिस्कस किया और घर खरीद लिया। इसीलिए मिली की सभी चीजें 1902 वाले घर में थीं। तुम रजिस्ट्रेशन क्यों करवाना चाहती हो? रितु ने सोफे पर बैठते हुए कहा। यह मजाक नहीं है। रजिस्ट्रेशन करवाने से उसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट आसानी से मिल जाएगा, तो ये मजाक कैसे हो सकता है? मैं राहुल के साथ सिविल अफेयर कोर्ट जाना चाहती हूँ शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए। मिली के शब्दों में कोई नई बात नहीं थी, लेकिन ऐसी बातें कब तक चलती रहेंगी? रितु पानी पी रही थी और ये सुन के सारा पानी उसके मुंह से बाहर निकल गया। उसने मिली की ओर देखा और कहा, क्या? तुमने क्या कहा अभी? मैंने कहा मैं राहुल के साथ लाइसेंस लेने जा रही हूँ। मिली ने अपनी बात दोहराई। इसीलिए मैंने रजिस्ट्रेशन करवाने का फैसला किया था। रितु को विश्वास नहीं होता है। वो कहती है, तुम आराम से सोच लो, इतनी जल्दी क्या है? वैसे तुम दोनों कल कहाँ थे? ओह मत पूछो। मिली थोड़ी शर्मिंदा होती है। मुझे जल्दी से चाबी दो, राहुल और सोना मेरा इंतजार कर रहे हैं। रितु इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी कि मिली और राहुल इस रिश्ते में इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। रितु चाबी दे देती है। चाबी पाकर मिली किसी बच्चे की तरह मुस्कुराती है और बाहर निकल जाती है। लगभग 7 बजे राहुल नीचे से कुछ खरीदता है और वापस आता है। जैसे ही वो अंदर जाने लगता है, उसे सोना के रोने की आवाज आती है। वो सामान टेबल पर रखता है और जल्दी से लिविंग रूम में जाता है। लिविंग रूम में सोना बैठी हुई है और अपने हाथों से अपने आंसू पोंछ रही है। सोना, तुम रो क्यों रही हो? राहुल सोना के पास जाकर बैठ जाता है
और प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखता है। वो मुझे लगा मम्मी और पापा मुझसे प्यार नहीं करते हैं। राहुल ने सोना के ऊपर प्यार से हाथ रखा और कहा, पापा और मम्मी तुम्हें कैसे प्यार नहीं कर सकते? देखो, पापा तो सोना के लिए नाश्ता लेने गए थे। राहुल ने सोना को गोदी में उठाकर टेबल पर बिठाया। मम्मी कहाँ हैं? सोना अपनी आंखों के आंसू हटाते हुए पूछती है। मम्मा कुछ काम से बाहर गई हैं। राहुल ने सोना के गालों को प्यार से पिंच किया और कहा, थोड़ी देर में मम्मी वापस आ जाएंगे और हमारे साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। सोना कहती है, सचमुच? अरे पापा क्या आपसे झूठ बोलेंगे? तुम इतनी सुंदर और क्यूट हो, पापा तुम्हें कैसे धोखा दे सकते हैं? राहुल कहता है, अच्छा रोना मत, अगर तुम फिर से रोगी तो तुम एक बिल्ली बन जाओगी और फिर तुम ब्यूटीफुल नहीं लगोगी। मुझे बिल्ली नहीं बनना है, मैं ब्यूटीफुल बनना चाहती हूँ। सोना क्यूटली कहती है, अगर तुम बिल्ली नहीं बनना चाहती हो तो चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मम्मी आती होंगी। क्या राहुल सच में इतना बिजी हो गया है कि वो सोना पर ध्यान नहीं दे पा रहा है? क्या मिली टाइम पर आ पाएगी? क्या रितु का सोचना सही है कि मिली और राहुल इस रिश्ते में बहुत जल्दबाजी से आगे बढ़ रहे हैं? इस कहानी में क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। राहुल के घर पर सोना को नहलाने के बाद राहुल सोना को बाथरूम से बाहर लाया। बाहर आते ही उसने मिली को सामने से आते हुए देखा। मम्मा! मिली को देखकर सोना उसकी तरफ भागते हुए गई और उसे गले लगा लिया। आहा! मिली मुस्कुराई और नीचे झुककर उसने सोना को गोद में उठा लिया। सोना, आज तुम बहुत एक्साइटेड हो, है ना? और तुम कह रहे थे कि सोना ने हमको सुबह से नहीं देखा तो वो रो रही थी, हाँ? राहुल जोरों से हंसा और बोला, देखो देखो कैसे शर्मा रही है। सोना मिली की गोद में शर्मा के छुपने लगी। उसका चेहरा एकदम से लाल हो गया था, लाल लाल सेब की तरह। अच्छा, ऐसा है क्या? मिली ने सोना की तरफ देखा और पूछा, सोना बेटा, ऐसा ही है क्या जैसा पापा बोल रहे हैं? सोना काफी ज्यादा शर्मा रही थी। उसने शर्माते हुए अपना चेहरा मिली की बाहों में छुपा लिया था और वो बार बार अपना सिर हिला रही थी। फिर मिली ने बोला, ठीक है, अब मम्मी कुछ नहीं बोलेंगे। मिली ने अपना सिर हिलाया और जोरों से हंसने लगी। चलो चलो, अब हम लोग नाश्ता करते हैं। सोना, तुम आओ, अपनी मम्मा के बगल में बैठो और तुम्हारी मम्मा तुम्हें वो खिलाएंगी जो तुम्हें खाना है। राहुल भी नाश्ते के लिए बैठता है, पर तभी मिली का खाली हाथ देखकर वो मिली से पूछता है, एक सेकंड, तुम्हारे हाथ तो खाली हैं। तुमने नहीं कहा था कि तुम रितु के घर से कुछ लेकर आओगी? तुम कुछ लेकर क्यों नहीं आई? सोना के लिए रितु माँ की तरह ही है। सोना रितु का नाम सुनकर सेंसिटिव हो जाती है। राहुल जो मिली से बोल रहा था वो बात सुनकर सोना ने अपना सिर घुमा लिया और दूसरी तरफ देखने लग गई। मेरी प्यारी बच्ची, अच्छे से खाना खाना। राहुल मुस्कुराया और उसने एक कौर सोना के मुंह में डाला। हाँ पापा, जरूर। सोना मुस्कुराई और अपना खाना खाने लगी। राहुल की बात सुनने के बाद मिली ने 1 सेकंड का पॉज लिया और फिर बोला, आज तुम स्टूडियो मत जाना। ओह! राहुल ने बिना सोचे समझे जवाब दिया और फिर पूछा, हाँ क्या बोला तुमने? कुछ काम है क्या? मिली ने जवाब दिया, नाश्ता करने के बाद तुम मेरे साथ चलना, मुझे कलेक्ट्रेट ऑफिस जाना है। कलेक्ट्रेट ऑफिस क्यों? वहां पर क्यों जाना है? इस बार राहुल और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। अरे क्या हो गया? सिविल अफेयर ब्यूरो क्यों जाना है? क्या हमें सोना का नाम बदलवाना है या फिर कहीं किसी का रजिस्ट्रेशन करवाना है? वैसे तो सोना का पूरा नाम सोनाक्षी सक्सेना है, उसका आखिरी नाम सक्सेना है, जो कि 4 साल पहले रजिस्टर हुआ था, क्योंकि मिली ने अकेले ही सोना को पालने का फैसला लिया था। इसीलिए उसने सोना का परमानेंट रेजिडेंट रजिस्ट्रेशन खुद के नाम से ही कराया था। अब क्योंकि सोना की कस्टडी राहुल के हाथों में थी तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी था। लाइसेंस ले लो। मिली ने सिर्फ 2 वर्ड बोले, सिंपल, रफ एंड क्लियर। अरे! राहुल के मुंह में खाना था। जैसे ही उसने मिली की बात सुनी, उसका खाना उसके गले में अटक गया और उसको बहुत जोर से खांसी आ गई। उसने फट से बहुत सारा पानी पिया और अपने आप को नॉर्मल किया और फिर बोला, एक सेकंड, एक एक करके बोलो, क्या कहा तुमने अभी? राहुल का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो इतना ज्यादा खुश था कि उसे समझ में नहीं आया कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। वो शर्माया और उसने एक्साइटेड होकर मिली की तरफ देखा। मिली ने अपना खाना नीचे रखा और सीधे राहुल की आंखों में देखा। मैंने कहा, मुझे मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए तुम्हारे साथ, यही जवाब चाहिए था। राहुल का सिर घूम चुका था। वो फूला नहीं समा रहा था, वो बहुत ज्यादा खुश था। उसने कहा, मैं पिछले कितने सालों से अकेला रहा हूं, चाहे मैं कुछ भी कर लूं, मैं हमेशा अकेला ही रहा हूं, पर पिछले 6 महीनों से मेरे पास मेरी एक बेटी है जिसके साथ मेरा खून का रिश्ता है, और अब मुझे मेरे घर पर एक वाइफ भी चाहिए। इन सभी बातों ने राहुल का दिल खुशी से भर दिया था। तो फिर शादी क्यों नहीं कर लेते? मिली ने शर्माते हुए कहा। राहुल अभी भी मिली को पागलों की तरह देख रहा था।
फिर मिली के पास कोई रास्ता नहीं बचा और उसने पूछा, बोलो बोलो, तुम्हें नहीं करनी? वापस ले लूं अपना सवाल? नहीं नहीं, करनी है, जरूर करनी है, मुझे करनी है, मुझे शादी करनी है। राहुल का चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया था। उसको खाने की परवाह बिल्कुल भी नहीं थी। तभी वो अपने बेडरूम में भागा और अपने घर के पेपर्स उठाकर ले आया। शुरुआत में राहुल के पापा ने राहुल को घर से बाहर निकाल दिया था। राहुल को घर से बाहर निकाल देने के बाद राहुल का उस पुराने घर से कोई लेना देना नहीं था। इसीलिए घर से निकाले जाने के बाद राहुल ने अपना घर खुद बनाया था। राहुल अपने घर के कागजात के साथ बाहर आया और पागलों की तरह उसने अपने घर के कागजात मिली के सामने रखे। जब भी तुम तैयार हो और तुम्हें करना होगा, हम तब करेंगे। मिली काफी ज्यादा सेटिस्फाइड थी इस बात पर कि राहुल जिम्मेदारी लेना चाहता है। मिली ने राहुल को एप्रिसिएशन का एक लुक दिया और कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, अभी इसको साइड में रखते हैं, पहले नाश्ता करते हैं और फिर तैयार होते हैं। वो दोनों तैयार होकर वापस नीचे आते हैं। नीचे उतरते हुए राहुल ने सोना को देखा। उसने सोना को किसी काम में उलझा हुआ पाया, पर जैसे ही सोना की नजर राहुल पर गई, उसने पूछा, मम्मा पापा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? हालांकि सोना को बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि उसके मम्मी पापा क्या करने जा रहे हैं, पर उसको ये जानने की क्यूरियोसिटी थी, इसीलिए उसने साथ चलने के लिए पूछा। राहुल और मिली ने एक दूसरे को देखा और फिर बोला, ठीक है, तुम भी हमारे साथ चलो। इंडिया के मैरिज रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन के हिसाब से मैरिज रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर मैरिज रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी में हो सकता है, जो कि उस शहर के कलेक्ट्रेट ऑफिस में लोकेटेड होता है। हालांकि राहुल का रजिस्ट्रेशन पुणे में है और मिली का रजिस्ट्रेशन मुंबई में है। तो ब्रेकफास्ट के बाद राहुल और मिली सोना के साथ तैयार होकर कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचते हैं। आज कितना अच्छा दिन है। वो दोनों मैरिज रजिस्ट्रेशन के हॉल में पहुंचते हैं तो वहां पर बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए अपने नंबर का इंतजार कर रहे होते हैं। राहुल पूरे हॉल में देखता है, फिर उसे एक मशीन दिखती है जहां से वो अपना नंबर ले सकता है। वो जैसे ही उस मशीन को देखता है, वो अपना नंबर लेने जाता है और फिर मिली और सोना को लेकर एक जगह जाकर बैठ जाता है। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था, वैसे वैसे लोगों की संख्या कम होती जा रही थी। एक समय आया जब राहुल ने महसूस किया कि उसने मिली का हाथ पकड़ा हुआ है। उसको काफी अच्छा लग रहा था। राहुल ने फिर एकदम से अपनी जेब से रुमाल निकाला और मिली का हाथ पोंछने लगा और फिर पूछा, तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? क्योंकि राहुल ने मास्क पहना हुआ था, इसीलिए उसकी आवाज कम आ रही थी। नर्वस? नर्वस कौन हो रहा है? मिली ने भी मास्क पहना हुआ था ताकि लोग उन्हें पहचान कर उन्हें घेर ना लें। राहुल की बात सुनने के बाद मिली के पास कोई जवाब नहीं बचा और उसने बोला, गर्मी नहीं हो रही है? बाहर आने की वजह से मास्क पहना है और इसकी वजह से ही पसीने में भीग रहे हैं। मम्मा, गर्मी तो नहीं हो रही है। ये सुनते ही सोना ने मिली को जवाब दिया और बोला, मैंने अभी अभी देखा, यहाँ पर तो एसी भी लगा हुआ है, यहाँ तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं है। मिली थोड़ा शर्मा गई और सोचने लगी कि ये सच में उसी की ही बेटी है। राहुल इस बात पर हंसा और उसे पता था कि मिली नर्वस है और इसी की वजह से उसके पसीने बह रहे हैं। मिली ने नखरे से अपना हाथ राहुल के हाथ से निकालना चाहा, पर राहुल ने मिली का हाथ और भी कसकर पकड़ लिया। फिर राहुल ने दबी आवाज में मिली के कानों में कहा, अब तुमने अपना फैसला ले ही लिया है तो अब रिग्रेट मत करो। तुम जैसे ही साइन करोगी, तुम उसी पल उसी वक्त से मेरी हो जाओगी। राहुल की बात सुनकर मिली ने राहुल का हाथ जोरों से पकड़ लिया और कहा, अब अगर तुम चाहोगे भी तो भी मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। अब मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूं। इतने में 143 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर यह नंबर बार बार बोला जाने लगा। चलो चलो अंदर चलें। वैसे तो राहुल मिली को थोड़ी देर और छेड़ना चाह रहा था, पर जैसे ही राहुल ने नंबर सुना, वो खुद खड़ा हुआ और उसने मिली का हाथ तेजी से पकड़ा और साथ ही साथ सोना का हाथ भी पकड़ा और दोनों को अंदर लेकर जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ मिली ने भी जल्दी दिखाई। फिर तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और तीनों अंदर हॉल में गए जहां मैरिज का रजिस्ट्रेशन होता है। सोना आज से पहले कभी भी किसी सरकारी ऑफिस की जगह पर नहीं गई थी, इसीलिए उसने जैसे ही दरवाजे से रूम के अंदर एंट्री ली, उसने चारों ओर देखा। मैरिज रजिस्ट्रेशन रूम बहुत ही छोटा सा था। वहां पर कुछ चेयर्स रखी हुई थी, 2-4 फाइलिंग कैबिनेट थे और एक आधा डेस्क और कुछ पौधे लगे हुए थे। मैरिज रजिस्ट्रेशन की इंचार्ज एक मिडिल एज औरत थी जो कि काफी शांत थी। उसके छोटे घुंघराले बाल थे और उसने साड़ी पहनी हुई थी। उस मिडिल एज औरत ने पहले डॉक्यूमेंट्स को देखा और फिर अपना सर ऊपर करके उन तीनों को देखा और खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। सर, मैम, आप लोग क्या कहीं विदेश से आ रहे हैं? बेसबॉल कैप, सनग्लासेस, मास्क, गोगल्स, वेरी इंटरेस्टिंग। उस औरत का बेकार सेंस ऑफ ह्यूमर देखने के बाद मिली और राहुल दोनों हल्के से हंसे। फिर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर धीरे धीरे करके
अपनी सारी चीजें उतारनी शुरू कर दी। सोना भी थोड़ी एंग्शियस हो गई थी। जैसे ही तीनों ने अपने सारे एसेसरीज उतारे, टेबल के पीछे बैठी औरत चौंक गई और उसके मुंह से चीख निकल गई। पर प्रोफेशनलिज्म के चलते उसने अपने इंपल्स पर कंट्रोल पाया और लंबी लंबी सांसें ली। उसका मुंह अभी भी थोड़ी देर तक खुला का खुला ही रहा। मिस्टर राहुल, मिस मिली, ये आप हैं? क्या सच में ये आप ही हैं? और मैं सोना हूं। सोना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि आंटी ने उसको इग्नोर किया। इसी के चलते सोना कूद कूद कर अपने आप को आंटी को दिखाने लगी। ना सोना और ना ही मिली। उन आंटी को तो सिर्फ और सिर्फ उनके पापा से मतलब था। मतलब मैंने कोई गलती नहीं की है? क्या आप राहुल ही हैं? और आप? जी हाँ, मेरा नाम राहुल है और मेरा नाम मिली। राहुल और मिली दोनों ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। हालांकि वो पब्लिक फिगर हैं और सब लोग उनका चेहरा देखते ही उनको पहचान जाते हैं। हालांकि इतनी भीड़ में फिर भी कोई ना कोई तो होता है जो उनको नहीं पहचान पाता। ये तभी होता है जब वो किसी रिमोट जगह पर जाते हैं, जैसे कि पहाड़, जहां पर न्यूज का इतना चलन नहीं है। और ये चीज वो दोनों बहुत ही फ्रेंडली एडमिट भी करते हैं। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वैसे आई एम सॉरी। औरत ने गॉसिप करना शुरू कर दिया, पर जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि उसका वर्किंग आवर था। और फिर उसने सीधे काम करना शुरू कर दिया। उसने बोला, प्लीज आप लोग अपने अपने घर का रजिस्ट्रेशन दिखाइए। प्रोसेस के मुताबिक शादी हो या डाइवोर्स, आपके पास अपना रजिस्टर्ड एड्रेस होना ही चाहिए। राहुल और मिली को सबसे पहली बार देखने के बाद उस औरत को समझ में आ गया था कि वो दोनों यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। वो पूरे तरीके से तैयार थी। बड़े स्टार्स अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए ऐसे ही आते हैं ताकि किसी को समझ ना आए। अगर वो अपने आप को कवर किए बिना ही वहां पर आ जाते हैं तो मीडिया के लोग उनके फोटो के लिए ऑफिस में अंदर तक घुस जाते। वैसे अब कैसे ना कैसे हर कोई खबर इंटरनेट तक तो पहुंच ही जाती है, और ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में न जाने कितनी ही छुपी हुई शादियां, नाजायज बच्चे और रिश्ते हैं। उनका काउंट रखना ही बहुत बड़ी बात है, और कोई खुद क्यों ही चाहेगा कि किसी का भी सच ऐसे सामने आए। सब लोग अपनी कहानियां छुपाते ही फिरते हैं। उस सरकारी औरत को समझ आ गया था कि वो दोनों को बहुत ही ज्यादा पागल महसूस हो रही होगी। इसीलिए फिर उसने अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल किया और राहुल से उसके घर के पेपर्स के बारे में पूछा। जैसे ही राहुल और मिली ने अपने घर के पेपर्स दिखाए, उस औरत ने बड़े आराम से उन्हें खोला और देखा। दोनों ही अपने अपने घर के मालिक थे। राहुल अपने पुणे वाले घर का और मिली मुंबई वाले घर की। दोनों के पेपर देखने के बाद ये तो समझ में आ गया था कि दोनों अनमैरिड हैं, क्योंकि दोनों के ही पेपर्स में ये बात मेंशन थी। चलो मिली अनमैरिड है, समझ में आता है, उसका बच्चा भी नहीं है। पर राहुल अनमैरिड है और उसकी एक बच्ची भी है, और राहुल की एज भी इतनी ज्यादा है, ये उस औरत को समझ नहीं आता है। उस औरत ने जैसे ही और पेपर्स को ढूंढने की कोशिश की, वहां कुछ और नया नहीं मिला। पर सोना अगर राहुल की बेटी है तो उसका नाम राहुल के पेपर्स में कहीं पर भी क्यों नहीं लिखा हुआ है? सोना का नाम तो होना ही चाहिए था। क्या ये प्रोसेस आराम से हो पाएगा? क्या कोई और नई बातें निकलकर सामने आएंगी? क्या इन दोनों की शादी होगी? इस कहानी में आगे क्या होगा, जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। क्या सच में राहुल ने सोना को कामाक्षी से छीना है, जैसा कि इंटरनेट पर दिखाया जा रहा था? और अगर ऐसा सच में हुआ है तो इस इंसिडेंट के बाद अगर राहुल की बात सामने आती है तो उसकी अच्छे पिता और अच्छे बेटे होने की इमेज की धज्जियां उड़ जाएंगी। क्या आदमी है यार ये। राहुल की तरफ देखते हुए उस औरत ने अपने दिल में बोला, और उसके चेहरे के रंग बदल गए थे। राहुल और मिली ने एक दूसरे को देखा और आंखों आंखों में इशारा करने के बाद उसने पूछा, क्या गड़बड़ है? नहीं नहीं, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। उस औरत ने अपना सिर हिलाया और बोला। राहुल ने अपने घर के रजिस्टर्ड पेपर साइड में रखे और फिर उसने मिली का रजिस्ट्रेशन कार्ड खोलकर दूसरा पेज निकाला और सामने रखा। हाँ, क्या? नाम सोना, रिलेशनशिप बेटी, पैदा होने की जगह अंधेरी मुंबई। क्या ये मिली की बेटी है? अनमैरिड फर्स्ट चाइल्ड या डाइवोर्स? औरत का आईक्यू इतना अच्छा नहीं था, वो अपने आप को रोक नहीं पाई और उसने पूछ लिया, वैसे मिली सोना के फादर? आंटी, आपने मुझे बुलाया? सोना अपना नाम सुनते ही सामने आई। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को झपकाया और उस औरत की तरफ बच्चों की तरह बहुत ही ज्यादा उत्सुकता के साथ देखने लगी। अरे क्या? उस औरत ने बहुत ही कंफ्यूजन के साथ हल्की आवाज में पूछा। वो औरत बहुत कंफ्यूज हो गई थी और वो पूछना चाहती थी कि ये छोटी बच्ची आखिर राहुल की बेटी है या नहीं, और अगर नहीं है तो फिर। उस औरत के चेहरे पर डाउट देखने के बाद राहुल और मिली एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर राहुल कहता है,
सोना मेरी और मिली की बेटी है, पर प्लीज आप इस बात को सीक्रेट रखें। हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं है पब्लिक में अभी इस बात को बताने का। आप चिंता ना करें, मैं आपको एश्योरेंस देती हूँ कि यहाँ पर सब कॉन्फिडेंशियल ही रहेगा। उस औरत ने ये बोला तो सही, पर उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। मैंने जस्ट अभी देखा कि आप दोनों शादी करने की बेसिक कंडीशन को पूरा फुलफिल करते हैं। मेरे पास जो एप्लीकेशन फॉर्म है, आप इन एप्लीकेशन फॉर्म को पहले भर दीजिए और फिर दूसरे रूम में जाइए फोटो खिंचवाने के लिए। उस औरत ने एक्साइटेड होकर दोनों को कहा। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा सीक्रेट उसके सामने आएगा। जब राहुल और मिली ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया तो वो औरत उन दोनों को उत्सुकता के साथ देखती है और कहती है, राहुल, हम सबको आपका गाना बहुत पसंद है। मेरी बेटी आपकी बहुत बड़ी फैन है। आप अगर फॉर्मेलिटीज खत्म कर देंगे तो क्या आप मेरे साथ एक फोटो क्लिक करवा लेंगे? और हाँ, साथ ही साथ एक ऑटोग्राफ भी साइन कर देंगे। जब तक आप मेरे और मिली के रिलेशनशिप के बारे में किसी को नहीं बोलोगे तब तक आप मेरी फोटो इंटरनेट पर डालें या ना डालें, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। राहुल ने बड़े ही प्यार से बोला। वैसे भी ये तो एक ग्रुप फोटो है, तो इसमें शर्माने की क्या बात है। सच में? थैंक यू। उस औरत ने बहुत ही खुशी खुशी राहुल से बोला। चलिए पहले मैं आपको वहां फोटो कैसे लेनी है वो बता देती हूँ। उस औरत ने खड़े होकर उन तीनों को फोटो ऑफिस तक का रास्ता बताया। वहां पर एक लड़का था, लगभग 20 साल का। उसने अपने हाथ में एक हाई डेफिनेशन डिजिटल कैमरा पकड़ा हुआ था। अरे अभी नहीं। उस औरत को अंदर आते देख उस लड़के ने बिना किसी इंटेंशन के बोल दिया, पर जैसे ही उसकी नजर राहुल और मिली पर पड़ी वो चौंक गया। राहुल? राहुल की तरफ उंगली दिखाते हुए उस लड़के की जुबान लड़खड़ाने लगी और वो कुछ बोल नहीं पाया। राहुल, राहुल। राहुल ने उस लड़के से आंख मिलाई और लड़के की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। अपने माँ बाप को उसके साथ अच्छे से इंट्रोड्यूस करते देख सोना खुद को रोक नहीं पाई और उसने बड़े प्यार से बोला, हेलो अंकल, मेरा नाम सोना है। अरे विनोद, बहुत देख लिया तुमने। उस औरत ने कदम बढ़ाए और उस लड़के को अपना हाथ पकड़ाया। राहुल और मिली बहुत ही फेमस सेलिब्रिटीज हैं, सिंगर्स, एक्टिंग स्टार, सब कुछ। इंडिया का हर शख्स उन दोनों को जानता था, खास करके यूथ। पहले के समय में सेलिब्रिटीज को केवल टीवी पर ही देखा जाता था। अपने सामने किसी स्टार को खड़े हुए देखना लोगों के लिए बहुत ही अलग बात हो जाती थी। ओ, विनोद ने अपने आप को नॉर्मल किया, पर उसने उस औरत की बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। फिर वो एक खरगोश की तरह कूदते हुए राहुल के पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। फिर उसने बहुत जोरों से राहुल का हाथ हिलाया। हेलो, मैं विनोद हूँ और मैं आपका बहुत ही बड़ा फैन हूँ और मैं आपके सारे फैन ग्रुप्स को भी बहुत अच्छे से सपोर्ट करता हूँ। विनोद की आंखें बहुत ही ज्यादा चमक रही थीं। उसकी आंखें हरे रंग की थीं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एक भेड़िया है जो कि बहुत दिनों से भूखा है। मेरा सबसे बड़ा सपना था कि मैं आपको कभी सामने से देखूं और फाइनली आज जाकर मेरा ये सपना पूरा हो गया। मैं इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकता। मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। एक और जबरा फैन। राहुल ने अपने फैन की तरफ देखा और हेल्पलेसली कहा, वैसे तुम्हारा नाम विनोद है ना? तुमसे मिलकर अच्छा लगा, पर क्या तुम मेरा हाथ छोड़ोगे? हाँ हाँ, जरूर जरूर। विनोद ने ऑकवर्डली राहुल का हाथ छोड़ा और एम्बैरेसमेंट में अपना सिर खुजाने लगा। अब आई एम सॉरी, मैं बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। कोई बात नहीं, पर एक बात तो है, तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ है। राहुल ने हंसते हुए विनोद की तरफ देखा, जो कि बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो चुका था। वैसे जिस फैन ग्रुप का तुम नाम ले रहे थे उसका हेड तो अविनाश है ना? विनोद ने अपना सिर हिलाया और बोला, हाँ, आखिरी बार भी जब आपका रिबन कटिंग और ओपनिंग सेरेमनी थी तब भी हम दोनों वहां पर आए थे। उसने आपके लिए कुछ कस्टमाइज पोस्टर भी बनाए थे। कस्टमाइज पोस्टर? राहुल एक सेकंड के लिए चौंक गया था। फिर उसको एकदम से याद आया कि रिबन कटिंग वाले दिन उसने कई सारे पोस्टर्स पर साइन किया था और आखिर तक उसके हाथ दुख चुके थे। एक मुस्कान के साथ राहुल ने कहा, तुम्हें वो पसंद आया? हाँ हाँ सर, बहुत। ये देखने के बाद कि राहुल से बात करना कितना आसान है, विनोद ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और मिली की तरफ गया और बोला, आप यहाँ पर मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए आए हैं? हाँ, राहुल ने रिप्लाई किया। फिर उसने जो चीज उस औरत को बोली थी वही इससे भी बोली, प्लीज इसको सीक्रेट ही रखना। आप चिंता ना करें, मैं ये बात कभी भी किसी को नहीं बताऊंगा। विनोद ने अपनी छाती पर हाथ मारते हुए बोला, मैं बहुत ही भरोसेमंद इंसान हूँ, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। राहुल ने अपना सिर हिलाया और ऑफिस की तरफ देखकर कहा, तो अभी तुम बिजी हो? मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री हूँ। क्या आपको फोटो अभी क्लिक करवाना है? विनोद ने पूछा। हाँ, मैं तो यहाँ पर सुबह से आया हुआ हूँ, राहुल ने बोला। अभी क्या हम बस एक फोटो ले सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, विनोद ने बोला। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे आइडियल नहीं हैं, पर अगर आपकी जगह स्ट्रेंजर्स भी होते
तो भी मैं अपना बेस्ट देता और आपकी सबसे अच्छी पिक्चर्स खींचता। ये लड़का बहुत ही ज्यादा ईमानदार और अच्छा इंसान था। सोना को वहीं पर इंतजार करने के लिए बोला और राहुल ने मिली का हाथ पकड़ा और फिर उसको एक छोटे टेबल की तरफ लेकर गया जहां पर पीछे रेड बैकग्राउंड का कपड़ा टंगा हुआ था। उन दोनों ने फिर अपने ऊपर पहने जैकेट्स उतारे। फाइनली अब वो दोनों अच्छे कपड़ों में दूल्हा दुल्हन जैसे दिख रहे थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपने शादी के वक्त लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, क्योंकि लाल रंग एक फेस्टिविटी का रंग है। जैसे ही राहुल और मिली उस बैकग्राउंड के आगे बैठे वो बहुत ही अच्छे लगने लग गए थे। राहुल और मिली ने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया था, बल्कि उनके चेहरे पर पसीना आ रहा था। उसने अपना मुंह पोंछा। मिली भी बहुत ही ज्यादा नर्वस थी। उसने अपने बाल थोड़े से ठीक किए, फिर एक बार अपना चेहरा देखा। उसने अपने छोटे से मिरर में देखा कि उसका मेकअप सही है कि नहीं। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। उस लड़के और उस औरत के आगे ऐसा लग रहा था कि दो सुंदरता की मूर्त को रख दिया गया हो। राहुल और मिली बहुत ही ज्यादा खुश थे। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। राहुल अपने आप को रोक नहीं पाया और मिली को देखने के बाद वो बोला, आज फाइनली हमारा इतने दिनों का सपना पूरा हो रहा है और मुझे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है कि हम दोनों शादी कर रहे हैं। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए थे और ये भूल गए थे कि वहां पर और लोग भी हैं। उतने में मिली राहुल को याद दिलाती है, राहुल यहाँ पर अभी और भी लोग हैं। ये बातें वो बोल ही रही थी कि मिली की नजर उस औरत पर पड़ी जो सोना के साथ खेल रही थी और वो लड़का जो अपने हाई डेफिनेशन कैमरा के साथ खड़ा था। राहुल इतना खोया हुआ था कि उसने परवाह नहीं की और सीधे बोला, कोई बात नहीं, अब हम लीगल पति और पत्नी हैं। अगर मैंने प्यार भरे दो शब्द कह दिए तो क्या ही दिक्कत हो गई? कोई भी हम पर नहीं हंसेगा। तुम ही हो जिसने सारी बातें की हैं। मिली ने राहुल को एक बुरा लुक दिया और कहा, चलो ऐसे ही एक फोटो लेते हैं। विनोद, हम लोग फोटो लेने के लिए रेडी हैं। राहुल ने उस लड़के से कहा। ओके, जस्ट स्माइल। विनोद ने ज्यादा समय ना लेते हुए फोटो खींचनी शुरू कर दी। चलिए, आप और मिस मिली अपना सिर पास लाइए। हाँ जी, ऐसे ही। मिस मिली, आप ज्यादा दूर ना जाएं, थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ ऐसे रखिएगा जी। कैमरे में देखिए, स्माइल, गेट रेडी, ओके। फोटो खींचने की बात करें तो विनोद बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल है। राहुल और मिली का काम खत्म होने के बाद उसने उन दोनों को फिर से खड़ा किया। फिर उसने शटर बटन पर हाथ रखा और बोला, आप हिलिएगा मत, मैं और फोटो खींच रहा हूँ। कुछ समय के लिए क्लिक क्लिक की साउंड आती रही। राहुल और मिली रेड बैकग्राउंड के सामने खड़े थे। उनकी स्माइल एकदम स्टिफ थी। राहुल अच्छी फोटोज लेने के लिए बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि ये सारी फोटोज अच्छी आए या ना आए, इनको लगना तो मैरिज सर्टिफिकेट में ही है। इस पूरे वर्ल्ड में हर किसी के सर्टिफिकेट की फोटोज एकदम एक जैसी होती हैं। सेम लाइन होती है, सेम एक्सप्रेशंस होते हैं और सेम टाइप की ही एलिगेंस होती है। अगर आपको अच्छा दिखना है तो आप बाद का जो प्रोसेस होता है उस पर भरोसा कर सकते हैं। मैं तो बहुत थक गई हूँ, मेरा चेहरा बहुत ही ज्यादा स्टिफ हो गया है। मिली ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और बोला, वैसे विनोद, यहाँ पर जितने लोग भी वेडिंग फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं, क्या वो सब हमारे जैसे होते हैं? और क्या तुम उनकी भी इतनी फोटोज ही लेते हो? कैमरे में फोटो देखते हुए विनोद कहता है, दूसरे लोग जो आते हैं मैं ज्यादातर उनकी 4 या 5 फोटोज ही लेता हूँ और उन फोटोज में से फिर एक फोटो चुनता हूँ। हाँ, ये बात जरूर है कि मेरे आइडियल होने के कारण मैं आप दोनों की फोटोज को ज्यादा अच्छे से क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूँ। मिली ने फिर राहुल की तरफ गुस्से में देखा और बोला, ये सब तुम्हारी गलती है, मैं तब से एक ही पोजीशन में खड़ी हूँ, वो भी तुम्हारी वजह से। राहुल ने जानबूझकर मिली की तरफ नहीं देखा और विनोद से बोला, विनोद, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, प्लीज। विनोद, जो कि अभी भी फोटोज को देख रहा था, अपना हाथ हिलाता है और बोलता है, मैं आपको कुछ भी बता सकता हूँ, आप बस प्लीज मत बोलिए और मुझे बताइए कि आपको मुझसे क्या पूछना है। चलो, मैं सीधी बात बोलूंगा। राहुल ने ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बोला, मुझे एक और फोटो लेनी है और इस बार मुझे फैमिली फोटो लेनी है, हम तीनों की। अरे हाँ सर, बिल्कुल, क्यों नहीं, विनोद ने कहा। सोना बेटा, तुम इधर आओ। राहुल ने सोना को इशारे से बुलाया। पापा, क्या बात है? सोना ने हाथ में बहुत सारी कैंडीज पकड़ी हुई थी। वो वहां पर अच्छा टाइम बिता रही थी। जब उसने अपने पापा को उसको बुलाते हुए सुना तो वो भागते हुए अपने पापा के पास गई। मिली ने सोना को बहुत सारी कैंडीज के साथ देखा तो उसने सोना से पूछा, बेटा, ये कैंडीज कहाँ से आई तुम्हारे पास? सोना ने उस औरत की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, आंटी ने मुझे दी हैं और आंटी ने मुझे ये भी बोला है कि मैं बहुत प्यारी और बहुत ही बदमाश हूँ। क्या राहुल मिली का सुखी परिवार हमेशा ही इतना खुश रहने वाला है? और आगे क्या चुनौतियां आने वाली हैं? इन तीनों की जिंदगी में अब आगे क्या होगा? जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। बच्चों को शांत रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है उनको कैंडीज दे देना। बच्चे कैंडीज को मना नहीं कर पाते।
सोना के पास भी कैंडीज देखकर मिली ने सोना से पूछा, बेटा क्या तुमने आंटी को थैंक यू बोला? थैंक यू। सोना ने अपना सिर हिलाया और फिर फौरन टॉपिक बदलते हुए राहुल से पूछा, पापा आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया था? मुझे क्या करना है? सोना बेटा क्या तुमको मम्मी और पापा के साथ फोटो खिंचवानी है? राहुल मुस्कुराते हुए सोना से पूछता है। मैं खिंचवा सकती हूँ? सोना सरप्राइज हो जाती है, पर वो इसलिए भी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है क्योंकि आंटी ने सोना को अभी अभी बताया था कि ये फोटो सिर्फ और सिर्फ मम्मी और पापा के लिए है और वो अभी फोटो नहीं खिंचा सकती है। क्यों नहीं? उसने सोना को अपनी गोद में उठा लिया और बोला, विनोद प्लीज फोटो खींच दो। मिस्टर राहुल आपका पोज उतना अच्छा नहीं लग रहा है। विनोद ने बेस्ट सेंटर पॉइंट ढूंढने के लिए कैमरे का इस्तेमाल किया, पर उसको समझ में नहीं आया कि फोटो अच्छी कैसे खींचे। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने एक स्टूल आगे किया और बोला, आ जाओ मेरी प्यारी बच्ची, इस पर खड़ी हो जाओ ताकि तुम मम्मी और पापा के बीच में अच्छे से दिख पाओ। थैंक यू अंकल। सोना ने बड़े ही प्यार से विनोद को जवाब दिया और बिना राहुल की हेल्प लिए सोना जल्दी से उस स्टूल के ऊपर चढ़ गई। अब सोना राहुल और मिली के बीचों बीच खड़ी थी और अब वो अच्छे से दिख रही थी। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करने के बाद फाइनली विनोद ने एक अच्छी फैमिली फोटो खींची। फोटो सिलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है, पर इससे पहले कि हम कोई भी फोटो सिलेक्ट करें हमें मैरिज सर्टिफिकेट पर 2 फोटोज लगानी है, विनोद ने उनसे कहा। इस बात को सुनकर राहुल और मिली दोनों ने बोला, हमें वो फोटो लगानी है जो सबसे पहले खींची गई थी। वो फोटो बहुत ही सिंपली नेचुरल और प्योर लग रही थी। उसमें हमारी नर्वसनेस भी थोड़ी सी दिख रही है। जहां तक फैमिली फोटो की बात है, उन्होंने बहुत सारा टाइम लगाया और फिर उन्होंने उस फोटो को चूज किया जो लास्ट में खींची गई थी। उसको चूज करने का रीजन देखा जाए तो वो ये था कि वो फोटो सोना को सबसे ज्यादा पसंद आई थी। राहुल आप बोलिए कि वो पूरे फैमिली की और फोटोज भी ले ले और फिर उनको आपको दे दे, मिली ने राहुल को कहा। इसी के साथ राहुल ने एक ग्रुप फोटो लेने के लिए भी कहा जिसमें विनोद भी था और उसके लिए राहुल ने उस फोटो पर अपना ऑटोग्राफ भी दिया। फिर उसने आखिर में मैरिज रजिस्ट्रेशन में काम करने वाली औरत के साथ भी फोटो खिंचवाई और उसके लिए भी राहुल ने एक ऑटोग्राफ साइन किया। वेडिंग फोटोज लेने के बाद उन फोटोज को सर्टिफिकेट पर चिपकाना होता है और स्टैंप भी लगानी होती है। मैरिज रजिस्ट्रेशन में काम करने वाली औरत ऑफिस में जल्दी से जाती है और उस सर्टिफिकेट का प्रिंट निकालती है। वो उन पर फोटोज को चिपकाती है, स्टैंप मारती है और फाइनली राहुल को दे देती है। आखिर में जाकर राहुल को उसकी मैरिज का लीगल सर्टिफिकेट मिल ही जाता है। उनकी खुशी को देखकर वो औरत उन दोनों को कांग्रेचुलेट करती है। कांग्रेचुलेशंस, आप दोनों अब एक लीगल हस्बैंड और वाइफ हैं। मैं आप दोनों की लंबी उम्र की कामना करती हूँ। राहुल और मिली अपनी शादी का सबूत उस औरत से लेते हैं और उसको थैंक यू बोलते हैं। वो औरत अपना हाथ हिलाती है और कहती है, थैंक यू मुझे बोलना चाहिए। मैं मैरिज रजिस्ट्रेशन में इतने सालों से काम कर रही हूँ। मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, पर आज मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा खुशी का दिन है। मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आप दोनों की वजह से ही हो पाया है। थैंक यू। राहुल मिली के बैग से 2 इम्पोर्टेड मिठाई के डिब्बे निकालता है और कहता है, आप भी हमारे दोस्त हैं और शादी की खुशी में मैं आपको ये देना चाहता हूँ। आप अपनी बेटी को भी जरूर खिलाइएगा और स्टाफ के लोगों को भी। ये डिब्बा बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव और बहुत ही ज्यादा अच्छा था जो कि मिली की दोस्त उसके लिए लाई थी। जब राहुल आज बाहर निकल रहा था तो उसने ये दोनों डिब्बे मिली के बैग में डाल लिए थे। मैं ये सबको जरूर दूंगी, थैंक यू सो मच, उस औरत ने कहा। जब राहुल और मिली सिविल अफेयर ब्यूरो में अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे तो वहां पर 2 लोग और भी थे जो कि राहुल के बारे में बात कर रहे थे। हालांकि उसको नहीं पता था कि उन दोनों के इंटेंशन उनके लिए अच्छे नहीं थे। वो दोनों राहुल के लिए गलत ही सोच रहे थे। 13F टीवी लॉजी बिल्डिंग, FC रोड, पुणे। टीवी लॉजी ग्रुप ज्यादातर नेटवर्क का बिजनेस करता है और इसीलिए टीवी लॉजी इंडिया नेटवर्क और टीवी लॉजी म्यूजिक दोनों ऑफिस सेम बिल्डिंग में ही हैं। केशव जिसने डिजिटल इंडिया नेटवर्क से रिजाइन किया था, वो टीवी लॉजी इंडिया नेटवर्क के सबसे अंदर वाले ऑफिस में बैठा हुआ था। वो अपने पैर ऊपर करके काफी रिलैक्स होकर बैठा हुआ था। वहीं दूसरी ओर उसके पीछे प्रेसिडेंट की डेस्क थी जिस पर एक आदमी बैठा था। वो था मोहन भार्गव। केशव, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आऊंगा और टीवी लॉजी नॉवेल का एडिटर इन चीफ बनाऊंगा। तुम्हें तो ये पता ही है, लेकिन फिर आज यहाँ आकर तुम ये सब क्या बोल रहे हो कि तुम्हें और भी चीजें चाहिए। मोहन भार्गव की आवाज में सरलता थी। फिर केशव ने धीमी आवाज में कहा, भार्गव सर, मैं बस आपके साथ जगह चाहता हूँ। आपकी पोस्ट पर 2 लोग हो जाएंगे। ये कोई स्पेशल रिक्वेस्ट तो नहीं है। आपको इतना ज्यादा बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, क्या ही जरूरत है बताइए। और जहां तक काम की बात की जाए तो अभी तक आपने राहुल को तो कांटेक्ट नहीं किया है ना? कांटेक्ट? केशव की बातें सुनकर मोहन भार्गव ने अपना हाथ टेबल पर मारा और खड़ा हुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कहने की?
क्या तुमने आज एंटरटेनमेंट न्यूज़पेपर का पहला पेज नहीं पढ़ा, जो कि आज की हेडलाइन थी? और यही न्यूज़ हर एक मेजर वेबसाइट पर भी है। अवार्ड सेरेमनी में राहुल ने सीधे सीधे अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज की है और उसने तुम्हारे और मेरे फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग को भी मीडिया में ब्रॉडकास्ट कर दिया है। अब सबको पता है कि राहुल ही लेखक राहुल है। केशव इन सब बातों की परवाह बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। उसने कहा, अब जबकि साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी हैं, तो किसी भी रिकॉर्डिंग को सिंथेसाइज करना बहुत ही आसान है। उसने आगे कहा, और अगर रिकॉर्डिंग सच्ची भी है तो भी हमें राहुल से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अरे पुलिस हमारा क्या ही बिगाड़ लेगी। मोहन भार्गव इस बात पर सिर्फ और सिर्फ हंसी पा रहा था। जैसे ही कल राहुल ने उस रिकॉर्डिंग को एक्सपोज किया, मोहन भार्गव ने एक ग्रुप ऑफ लॉयर्स को कंसल्ट भी कर लिया था। हालांकि केशव और मोहन भार्गव का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा गलत था, पर फिर भी ये किसी क्रिमिनल लॉ को वायलेट नहीं करता है। केशव की इन्फॉर्मेशन जो कि राहुल के बारे में थी वो बिल्कुल इलीगल है और वो एक ट्रेड सीक्रेट एक्सपोज करने का गुनहगार है। वहीं दूसरी ओर मोहन भार्गव इलीगली किसी से मिली हुई किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन रखने का गुनहगार है। उनके हिसाब से उनको इस वजह से जेल नहीं जाना होगा। उनके ऊपर सिर्फ थोड़ा सा फाइन ही लगना चाहिए, और फाइन होगा भी तो महज 2 या 3 हजार का। कौन है वहां पर? आप बिना अपॉइंटमेंट के अंदर नहीं जा सकते हैं। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, अरे किधर है? क्या कर रहे हो तुम? सिक्योरिटी गार्ड के ग्रुप को बुलाओ। जब मोहन भार्गव और केशव अपने ऑफिस में चुपचाप बैठे थे, तब ऑफिस के बाहर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। मोहन भार्गव खड़े होकर देखने ही जा रहा था, कितनी देर में किसी ने ऑफिस का दरवाजा धक्का मार के खोला। दरवाजे के बाहर नौजवान लड़के और लड़कियों का एक ग्रुप खड़ा हुआ था, जिन्होंने कैजुअल कपड़े पहने हुए थे। उनमें से उनका लीडर पूछता है, क्या आप मोहन भार्गव हैं, टीवीलॉजी इंडिया के प्रेसिडेंट? हम क्रिमिनल पुलिस ब्रिगेड हैं, पुणे डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो से। हम लोगों को एक रिपोर्ट मिली है कि आपने इलीगली किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन निकाली है। आपको हमारे साथ आना होगा। पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो। मोहन भार्गव खड़ा हुआ और कहा, क्या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है क्या? हालांकि मोहन भार्गव को पता चल गया था कि ये क्या चल रहा है, पर उसने इनोसेंट होने की एक्टिंग की। एक पुलिस वाले ने हंसते हुए कहा, मिसअंडरस्टैंडिंग? कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। हम लोग बस यूनिट असिस्ट कर रहे हैं। आपका केस हैंडल कर रही है पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो, शनिवार वाड़ा, पुणे। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो आप जाइए और उनको जाकर बोलिए। अगर ऐसी बात है तो मैं आपके साथ चलता हूँ, पर मुझे अपने लॉयर को भी अपने साथ लेकर चलना है। आपको इस बात से कोई दिक्कत तो नहीं है? मोहन भार्गव ने बात मानी और वो खड़ा हुआ। उसी टाइम उसने अपने दरवाजे के बाहर सेक्रेटरी को आवाज लगाकर बोला, लॉयर राम को बुलाओ। पुलिस वाले ने रोकते हुए कहा, कोई जल्दी नहीं है। मिस्टर भार्गव, क्या तुम्हारी कंपनी में कोई केसी राव है? मोहन भार्गव ने अपना चेहरा बनाया और कहा, केसी राव? मेरी कंपनी में तो इतने सारे लोग काम करते हैं, मुझे कैसे पता होगा कि केसी राव नाम का कौन आदमी है? उसी वक्त एक आवाज बाहर से आती है, मोहन सर, मुझे याद है, केसी राव केशव का पूरा नाम है, केशव चंद्र राव। केशव? जी हाँ, केशव का पूरा नाम केशव चंद्र राव है। मोहन भार्गव ने 2 बार ताली बजाई और चिल्लाते हुए कहा, केशव, पुलिस वाले तुमको ढूंढ रहे हैं। केशव, जो कि पुलिस वालों के आते ही दरवाजे के पीछे छिप गया था, मोहन भार्गव की आवाज सुनते ही वो जोर से दरवाजे के बाहर पागलों की तरह भागा। उसको पकड़ो! पुलिस वाले ने अपने आदमियों पर बहुत जोर से चिल्लाया, जो कि दरवाजे के बाहर खड़े हुए थे। बाहर खड़े हुए लोग ये सुनते ही उसका पीछा करने लगे। जैसे ही केशव भागते हुए बाहर निकला, बाहर खड़े हुए पुलिस वालों में से 2 हट्टे कट्टे पुलिस वालों ने उसको बुरी तरह से जकड़ लिया और नीचे जमीन पर गिरा दिया। नीचे जमीन की ओर झुकाते हुए उन दोनों में से एक पुलिस वाले ने केशव से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जल्दी बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? पुलिस वाले ने उससे पूछा, इस सरकारी बकवास में जो नाम लिया जा रहा है, क्या वो नाम तुम्हारा है? अरे नाम क्या है तुम्हारा? मैं फिर से पूछ रहा हूँ, जल्दी बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, केसी राव मेरा ही नाम है। केशव बुरी तरह डर गया था। पकड़े जाने के बाद वो जोर से चिल्लाया, मुझे जाने दो, मैं सब बताता हूँ। मुझे जाने दो, मैं सब बताता हूँ। मुझे जाने दो। और क्या जानना है तुम्हें? छोड़ो मुझे। हम बस तुम्हें अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर जाना चाहते हैं। दोनों पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया था और वो उसको पकड़कर खड़े हुए। वो अपने सीनियर की तरफ देखकर बोले, सर, अब क्या करना है? सीनियर ने अपना हाथ हिलाया और बोला, अब क्या करना है? सीधे ब्यूरो चलते हैं। केशव तिलमिला चुका था। उसने कहा, आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। आप जो लाए हैं वो एक समन है, डिटेंशन ऑर्डर नहीं है। आपके पास कोई भी राइट नहीं है मुझे लेकर जाने का। उसी वक्त वो सीनियर पुलिस वाला कागज निकालता है और उसे ध्यान से देखता है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने समझदार हो। तभी पुलिस वाला एक और पेपर अपने बैग में से निकाल कर कहता है, ये देख रहे हो, ये क्या है? केशव ने गुस्से में उसे देखा। समन वारंट की जगह उसके हाथ में डिटेंशन वारंट था, जिसमें उसका नाम बहुत ही साफ साफ लिखा हुआ था और उसके आगे
क्राइम के बारे में भी लिखा हुआ था, क्राइम ऑफ इन्वेंशन ट्रेड सीक्रेट। पुलिस वाले ने कहा, मोहन भार्गव के लिए तो अभी भी एविडेंस ढूंढना बाकी है, पर तुम्हारे तो सारे एविडेंस एकदम पानी की तरह साफ हैं। हालांकि राहुल और उसका परिवार कलेक्टर ऑफिस 9:30 बजे तक पहुंच गए थे, पर क्योंकि उनको बहुत ही लंबा इंतजार करना पड़ा था फोटोज लेने के लिए, इसीलिए जब तक वो ऑफिस से निकले 11 ऑलरेडी बज चुके थे। राहुल बहुत ही ज्यादा खुश था। उसकी नई जिंदगी अभी अभी शुरू हुई थी। उसकी बीवी और उसकी बेटी उसके साथ थी। राहुल को लग रहा था कि जैसे उसने अपनी जिंदगी जीत ली हो। अब हम किधर जा रहे हैं? कलेक्टर ऑफिस से निकलते ही मिली ने राहुल से पूछा, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा फील कर रही थी। चलो कहीं चलते हैं और अपनी शादी का जश्न मनाते हैं। राहुल ने जवाब दिया, वैसे मैं एक प्राइवेट रेस्टोरेंट जानती हूँ, वहां पर खाना भी बहुत अच्छा मिलता है। एक बार खाना खिलाने के लिए रितु मुझे वहां पर लेकर गई थी। ये कहते हुए मिली ने अपना सर झुकाया और सोना की तरफ देखा। सोना, क्या तुम्हें कुछ अच्छा खाने की इच्छा है? हाँ मम्मा, सोना को अच्छा खाना खाना है। सोना बहुत ही खुश हो गई थी, क्योंकि वो मिली की बेटी है और उसको भी खाना खाना बहुत पसंद है। इसीलिए वो खाने के लिए कहीं पर भी जाने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, तुम्हें गाड़ी घुमाता हूँ, राहुल ने जवाब दिया और वो गाड़ी घुमाने जा ही रहा था कि तभी उसका फोन बजता है। आखिरकार राहुल को किसका कॉल आया होगा? क्या केशव और मोहन भार्गव को सजा मिलेगी या फिर कोई नई मुसीबत आएगी? इस कहानी में क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। राहुल को जैसे ही फोन की आवाज आई, उसने फोन को जेब से बाहर निकाला और देखते ही बोला, हेलो पलाश, क्या मैंने बताया नहीं था कि आज मैं छुट्टी पर हूँ? तो फिर कॉल कैसे कर लिया? मैंने बताया था ना, आज मैं कंपनी नहीं जा सकता। मुझे याद नहीं है क्या? पलाश की आवाज में एक जल्दबाजी थी और उसने उसी जल्दबाजी में बोला, मैं तुमसे आराम से बाद में बात करूंगा, पर मैंने तुम्हें इसलिए कॉल लगाया था कि मैं तुम्हें बता सकूं कि पुलिस ने केशव को अरेस्ट कर लिया है। राहुल ने हैरानी के साथ पूछा, तुमने तो बहुत जल्दी बता दिया। आरोप क्या लगाया है? और जल्दी ये बताओ कि हमारा इस सिचुएशन से कोई लेना देना तो नहीं है ना? पलाश बोलना शुरू करता है, हमने बस एक्सटॉर्शन के लिए रिपोर्ट किया था। असली रीजन उसके पकड़े जाने का ये है कि डिजिटल इंडिया नेटवर्क ने पुलिस सिक्योरिटी ब्यूरो को एक वीडियो भेजी थी, जिसकी वजह से उस पर इन्फ्रिंजिंग ट्रेड सीक्रेट का चार्ज लगा है। मैंने बोला था ना, डिजिटल इंडिया नेटवर्क इतना बड़ा लॉस नहीं झेल सकता था। उनको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स तो देना ही था। जिस पर राहुल हंसते हुए कहता है, लगता है टीवीलॉजी को इस बार बहुत ही बड़ा लॉस झेलना पड़ेगा। पलाश भी एक मुस्कुराहट के साथ कहता है, तुम सही कह रहे हो। टीवीलॉजी के प्रेसिडेंट मोहन भार्गव को भी पुलिस पकड़ कर ले गई है। जनरल ऑफिस ऑफ ट्रांसमिशन के लोग भी आए थे उसको इंटरव्यू करने के लिए। इस बार लगता है कि ये लोग बहुत ही बड़ी मुसीबत में हैं। ये तो खुशी की बात है, बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। राहुल बहुत ही ज्यादा खुश था। पलाश ने अपनी बात आगे कहते हुए बोला, एक और बात, 2 दिन बाद तुम्हारा 3rd कोर्ट सेशन है, जो कि तुम्हारे और कामाक्षी के बीच में चल रहे केस का है। तुम पिछले 2 कोर्ट सेशंस में नहीं पहुंचे थे। इसकी वजह से लोगों को ऐसा लग रहा है कि कामाक्षी बहुत ही ज्यादा सफर कर रही है और उसने बहुत सारे लोगों की सिंपैथी भी गेन कर ली है। हमें पता है कि हम केस में बिल्कुल सही हैं और हमारी तरफ से कोई गलती भी नहीं है। करंट लॉ रूल्स के हिसाब से सिविल केस में दोनों पार्टीज का होना जरूरी नहीं है। इसी के चलते चाहे फिर वो केस कामाक्षी का हो, टीवीलॉजी का हो या फिर हिमांशु का हो, राहुल किसी भी केस के पहले 2 कोर्ट सेशंस में कभी भी नहीं दिखा। पहले सेशन में दोनों पार्टीज अपनी सिचुएशन बताती हैं, फिर अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखती हैं। दूसरे सेशन में वो अपने अपने पॉइंट्स डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाती हैं और उनके केस को सपोर्ट करते हुए एविडेंस प्रोड्यूस करती हैं। 3rd सेशन में फाइनल स्टेटमेंट होता है और अगर कोई सॉलिड एविडेंस हो तो उसको बाहर निकाला जाता है और अगर कोई भी एविडेंस नहीं होता है तो कोर्ट 3rd सेशन में ही अपना जजमेंट सुना देती है। राहुल थोड़ी देर सोचता है और फिर बोलता है, मुझे एक बार कामाक्षी से मिलना पड़ेगा, ये देखने के लिए कि वो आखिर दिखती कैसी है। वैसे कोर्ट के आधे दिन का होता है, मुझे तो पता भी नहीं है कि वो दिखती कैसी है। पलाश ने अपना दिमाग लगाया और कहा, वो कोई दिक्कत नहीं है राहुल, मैं कंपनी के लॉ डिपार्टमेंट से बात करता हूँ कि वो इसके लिए कैसे रेडी करें। चलो मैं अभी फोन रखता हूँ। राहुल बहुत ही ज्यादा खुश था। राहुल को फोन रखता देख मिली ने झट से पूछा, क्या वो पलाश का कॉल था? बात क्या है? राहुल बहुत ही अच्छे मूड में था। उसने कहा, वो जो 2 लोग मुझे धमकी दे रहे थे, आज पुलिस ने उनको पकड़ लिया है और साथ ही साथ पलाश ने बताया कि कोर्ट का 3rd सेशन है कामाक्षी केस का, और वो भी 2 दिन बाद। पलाश चाहता है कि मैं सेशन में जरूर से जरूर जाऊं। कामाक्षी? उसका नाम सुनने से मिली का मूड थोड़ा सा खराब हो गया था। राहुल को समझ में आ गया था कि मिली का मूड खराब हो गया है। इसी बात पर राहुल बोलता है, चलो चलो गुस्सा मत हो, मुझे पता है कि ये केस हम ही जीतेंगे और अगर कामाक्षी जेल में नहीं भी गई
तो भी वो सोना की पढ़ाई में थोड़ा बहुत तो कंट्रीब्यूट कर सकती है। क्या तुम्हारे पास पैसे की कमी है? मिली चौंक कर राहुल से पूछती है। अरे तुम सही कह रही हो, पैसे की फिक्र किसे है, पर फिर भी उससे पैसे लेना कोई गलत बात नहीं है, राहुल ने मस्ती करते हुए कहा। मिली ने अपना सिर हिलाया और बोली, हाँ तुम सही कह रहे हो, चलो चलो जल्दी चलते हैं। अगर हम लोग लेट हो गए तो हमें खाने के लिए कोई भी जगह नहीं मिलेगी। वीर दा ढाबा, वहां की डिशेस बहुत ही अनऑथेंटिक और बहुत ही स्वादिष्ट थे, जैसे किसी ने अपने घर पर खाना बनाया हो और लोगों को खाने पर बुलाया हो। उनके खाने की रेसिपी बहुत ही ज्यादा पुराने टाइम की थी। वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छे फ्लेवर्स में बनी हुई थी। वो कुछ खास मसाले भी यूज करते थे जो कि आज तक किसी को भी पता नहीं थे। उनके कुकिंग मेथड पुराने और निराले थे। हालांकि राहुल को पता है कि मिली को ऐसी नई नई जगह पर जाकर खाना बहुत पसंद है, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उसको सचमुच ऐसी जगह पर ले जाएगी जहां पर उसको एक आम आदमी की तरह बैठकर खाना खाना होगा और आम आदमी की तरह ही सड़कों पर घूमना होगा। उसके लिए सब कुछ बड़ा ही नया और बड़ा ही रोमांचक था। थोड़ी दूर चलने के बाद उसको एक कोर्टयार्ड दिखता है, जिसको बाहर से देखने से ही पता चल रहा था कि ये बहुत ही बड़ा कोर्टयार्ड नहीं है। वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटी जगह में बना हुआ एक प्यारा सा कोर्टयार्ड था। छोटे छोटे पौधे लगे हुए थे और कुछ वहां पर फूलों के पौधे भी थे। उस जगह को देखकर राहुल को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वहां पर अच्छा खाना मिलेगा। उस कोर्टयार्ड को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो एक होटल का कोर्टयार्ड है। राहुल एक शक्की चेहरे से मिली से पूछता है, तुम्हें पूरा भरोसा है कि एक रेस्टोरेंट है? इस बाउंड्री को देखकर तो नहीं लग रहा है कि ये किसी होटल की बाउंड्री है, ये तो किसी के घर की बाउंड्री लग रही है। तुम कैसे श्योर हो कि यहाँ पर अच्छा खाना खाने को मिलेगा? मिली कहती है, राहुल तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। अब तुम यहाँ पर आए हो तो मेरे साथ चलो। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो और मेरे साथ अंदर चलो। यहाँ पर बहुत ही अच्छा खाना मिलता है और जैसा कि तुम्हें पता है कि बहुत सारे ऑथेंटिक डिशेस कुछ खास रेस्टोरेंट में मिलते हैं, तो उन सारे रेस्टोरेंट में से एक जगह ये भी है। हालांकि इस जगह का नाम उतना ज्यादा फेमस नहीं है, पर मेरी बात पर यकीन मानो, यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा है। मैं यहाँ पर एक बार ऋतु के साथ आई थी और हम लोगों ने बहुत सारा खाना खाया था। खाना बहुत शानदार था। राहुल ने एक बार फिर मिली की आंखों में देखकर कहा, क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि यहाँ पर खाना अच्छा होगा? तो मिली उससे बोलती है, हाँ यहाँ खाना बहुत अच्छा होगा और यहाँ का खाना बहुत महंगा भी होगा। इस बात पर राहुल पूछता है, महंगा क्यों है? क्योंकि ये बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही अच्छा जायका देते हैं, मिली कहती है। तभी राहुल कहता है, ऐसा क्यों लग रहा है कि इसका दरवाजा बंद है? क्या आज ये रेस्टोरेंट खुला नहीं है? जरूर खुला होगा। सोना, तुम जरा दरवाजे पर नॉक करो। मिली सोना को गोदी में उठा लेती है और फिर सोना अपने छोटे छोटे हाथों को आगे बढ़ाकर दरवाजे पर नॉक करती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, एक 12-13 साल की बच्ची बाहर निकलती है और पूछती है, आप यहाँ पर खाने के लिए आए हैं? वो लड़की सोना को देखकर काफी खुश हो जाती है। मिली उस छोटी सी बच्ची को जवाब देती है, हाँ हम खाना खाने आए हैं। क्या आपके पास बैठने की जगह है? बच्ची कहती है, हाँ जगह तो है, पर सारी की सारी बुक हैं। क्या आपने रिजर्वेशन कराई थी? मिली मना करती है और बोलती है, नहीं, तब तो काम नहीं चल पाएगा। पापा यहाँ पर एक दिन में केवल 5 डिशेस बनाते हैं। आज पांचों की पांचों टेबल बुक हैं, तो अगर आपको खाना खाना है तो आप कल आइए, बच्ची ने बड़े प्यार से कहा। राहुल आगे बढ़कर पूछता है, क्या यहाँ पर खाने के लिए रिजर्वेशन कराना पड़ता है? चलो छोड़ो, यहाँ से चलते हैं और कहीं और चलकर खाना खाते हैं, राहुल ने कहा। मुझे यहाँ पर खाना खाने आने के लिए बहुत ही ज्यादा समय लगाना पड़ा, फिर उसके बाद कार भी बहुत दूर पार्क करनी पड़ी और यहाँ तक चलकर आना पड़ा, और अब ये बोलते हैं कि यहाँ पर खाना खाने के लिए रिजर्वेशन कराना पड़ता है। ये क्या ही बकवास बात है। राहुल का दिमाग बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका था और उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं। मिली अपना सर नीचे करके हताश हो जाती है और फिर तीनों वापस लौटने के लिए वहां से निकलने लगते हैं। जैसे ही वो निकल रहे होते हैं, उसी वक्त एक आदमी और एक औरत गली के अंदर आ रहे होते हैं। उस आदमी ने बहुत ही कैजुअल कपड़े पहने हुए थे और एक कैप लगा रखी थी, और औरत ने स्पोर्ट्स वियर पहने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वो कहीं से वॉक करके आ रहे हैं। जैसे ही वो उस कोर्टयार्ड के गेट तक पहुंचे, वो राहुल को देखकर बहुत अच्छे से पहचान नहीं पाते हैं और अंदर चले जा रहे होते हैं। ये देखकर राहुल बहुत ज्यादा चौंकन्ना हो जाता है, पर उनको इस बात की ज्यादा फिक्र नहीं थी। वो आदमी अंदर जा रहा था और वो औरत उसे फॉलो कर रही थी। फिर जैसे ही राहुल की नजरें उस आदमी पर पड़ी, उसने चिल्लाकर बोला, हर्ष तुम? हाँ, वो हर्ष और उसकी बीवी मेघा थे। हर्ष एक समय के लिए चौंक गया।
वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आवाज आखिरकार है तो है किसकी। उसे जैसे ही समझ में आया कि ये राहुल की आवाज है, वो बहुत तेजी से भागा और जाकर राहुल से गले मिल गया। राहुल और हर्ष एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। राहुल बोलता है, अरे हर्ष भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमें एक दूसरे से मिले हुए कितना टाइम हो गया, कैसे हो तुम? हर्ष ने कहा, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और तुमसे मिलकर तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। हर्ष बहुत जोरों से हंसता है और अपना सिर अपनी बीवी की तरफ घुमाता है और कहता है, अरे तुम ऐसे क्या देख रही हो? तुमको राहुल से नहीं मिलना? अब इन दोनों को देखकर एकदम चुप क्यों हो गई? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि मेघा राहुल से पहली बार मिल रही थी। राहुल को उसने पहले भी इंटरनेट और टीवी पर देखा हुआ था। बस बात इतनी थी कि वो उन्हें एकदम से देखकर सरप्राइज हो गई थी। हर्ष की स्टार्स में दोस्ती होने के कारण वो स्टार से तो मिलती रहती थी, पर राहुल को देखकर वो घबरा गई थी। वो राहुल की बहुत बड़ी फैन भी थी। पर जैसे ही मेघा ने राहुल को पहली बार सच में देखा तो वो जानना चाहती थी कि राहुल एज अ पर्सन कैसा है। क्या मैं सपना देख रही हूँ? मेघा फाइनली कुछ बोलती है और होश में आती है। हर्ष उस पर हंसने लगता है। जब तक ये सब चल ही रहा होता है, तभी वो छोटी बच्ची राहुल की तरफ देखकर उससे पूछती है, क्या आप राहुल हैं? तब राहुल अपनी पहचान छुपा नहीं पाता। राहुल के पास और कोई रास्ता भी नहीं बचता है और वो बोलता है, हाँ मैं राहुल ही हूँ। वो लड़की ये सुनते ही अंदर तेजी से भागती है। ये देखते ही सोना राहुल से पूछती है, पापा क्या हमें अपनी आइडेंटिटी छुपाकर नहीं रखनी चाहिए? इस बात पर हर्ष बोलता है, हाँ बेटा, हमको अपनी पहचान को छुपाकर ही रखना पड़ता है, पर कभी कभी पहचान बाहर आई जाती है। ये बात चली रही होती है कि तभी राहुल बोलता है, अरे यहाँ पर हम खाना खाने के लिए आए थे, पर यहाँ पर पहले से रिजर्वेशन करानी पड़ती है और 5 रिजर्वेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, अभी और रिजर्वेशन करेंगे नहीं, इसीलिए हम खाना खाने के लिए कहीं और जाएंगे। अब चाहते तो हैं कि तुमको भी बोल दें कि हमारे साथ खाना खाने चलो, पर यहाँ तो हमारे लिए भी सीट नहीं है। अरे नहीं नहीं, आप लोग खाना खाओ, हम लोग चलते हैं, हर्ष ने कहा। ये सुनकर मेघा बोलती है, यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी है और यहाँ पर जो खाना बनाते हैं वो पिछली 16 पुश्तों से लोगों के लिए खाना बना रहे हैं। ये लोग बड़े बड़े एक्टर्स के लिए, स्टार्स के लिए और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के लिए खाना बनाते ही रहते हैं। ये बात सुनकर हर्ष राहुल का हाथ पकड़कर राहुल को अंदर लेकर जाने लगता है। वो अंदर जाने ही लगते हैं कि इस बार लड़की दरवाजे पर होती है और उसके साथ एक 30 साल का आदमी भी होता है, जो कि राहुल को देखकर बोलता है, अभी अभी इस बच्ची ने बताया कि आप यहाँ पर खाना खाने के लिए आए थे। मैं तेजिंदर हूँ, मैं इस फैमिली का 16वां फैमिली डिसेंडेंट हूँ। आपको यहाँ पर देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। आपका यहाँ पर स्वागत है। क्या राहुल अब दोबारा इस रेस्टोरेंट में अंदर जाएगा? क्या राहुल हर्ष के साथ बैठकर खाना खाएगा? वहीं दूसरी तरफ क्या कामाक्षी केस हार जाएगी? इस कहानी में क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। राहुल ने तेजिंदर सिंह से हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो मिस्टर तेजिंदर, क्या आप मुझे जानते हैं? तेजिंदर ने मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ, आपको सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरा पूरा परिवार जानता है, स्पेशली मेरे पापा, क्योंकि आपने वो जो एक फादर के इमोशंस वाला गाना गाया था ना, वो मेरे पापा हमेशा सुना करते हैं और तो और उस गाने को हमेशा हमें भी सुनाया करते हैं। राहुल उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है और कहता है, थैंक यू सो मच, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई। तेजिंदर सिंह ने भी मुस्कुराते हुए राहुल से कहा, हर घर की अपनी कहानी होती है। वैसे मेरे पापा को जैसे ही पता चला कि आप यहाँ पर आए हुए हैं, तो आपके आने की खुशी में आज उन्होंने फार्म हाउस पर एक डिनर रखने का प्लान किया है, तो हमें बहुत खुशी होगी अगर आज आप हमारे साथ डिनर करेंगे तो। हर्ष ने हंसते हुए कहा, भाई राहुल, चलो फिर तो मैं तुम्हें बधाइयां दूंगा। तुम्हें मानना तो पड़ेगा कि अब तुम बड़े आदमी हो चुके हो, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि सिंह परिवार अपने फार्म हाउस डिनर पर सिर्फ बहुत खास लोगों को ही बुलाया करते हैं। तेजिंदर सिंह ने बीच में टोकते हुए कहा, हर्ष जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिछले 20 सालों में ये सिर्फ 8-10 बार ही हुआ है कि हम अपने फार्म हाउस पर किसी को डिनर पर बुला रहे हैं। चलिए चलते हैं। राहुल के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था, तो उसने चुपचाप मिली की ओर देखा और उसने हामी भरी और फिर दोनों तेजिंदर सिंह के पीछे चलने लगे। जब वो सब सिंह परिवार के फार्म हाउस पर पहुंचे तो वहां एक बड़े से एरिया में एक छोटा सा गार्डन था, जहां पर फूल पौधे लगे हुए थे। कोर्टयार्ड के एक ओर एक पुराना पेड़ था, जो कि लगभग 1 मीटर चौड़ा होगा। वो पेड़ कम से कम 100 साल पुराना लग रहा था। सामने वाले हिस्से में टोटल 7 कमरे हैं, जिसमें से 2 ईस्ट की ओर और 2 साउथ की ओर और 3 कमरे एकदम बीचों बीच हैं। हर कमरे के बाहर कुछ टेबल्स और स्टूल्स रखे हुए हैं और उन टेबल्स के ऊपर एक लैंप रखा हुआ है।
सामने वाले हिस्से के नंबर 1 से लेकर नंबर 5 तक 5 प्राइवेट रूम्स हैं और मेन रूम के पास ही किचन था। राहुल को फार्म हाउस को निहारते देख तेजिंदर सिंह ने राहुल से कहा, वैसे जो वो वाला कमरा है ना, वो हमारी फैमिली का डाइनिंग रूम है। राहुल ने अपने हाथों को हिलाते हुए कहा, ये तो मेरी किस्मत है सर कि मुझे आज आप लोगों के साथ शाही दावत खाने का मौका मिल रहा है। इसके बाद राहुल ने हर्ष से पूछा, यार हर्ष, तुम किस कमरे में रुके हुए हो? रूम नंबर 3 में। हर्ष अभी भी राहुल को अपने साथ डिनर के लिए ले जाने की फिराक में है। वो उससे धीरे से बोलता है, तुम सच में मेरे साथ नहीं जाना चाहते हो? यार अब मैं इन्हें कैसे मना कर सकता हूँ? राहुल ने जवाब दिया, चलो ठीक है, फिर मैं और मेघा हम दोनों रूम में जाते हैं और फिर हम तुम्हारा वेट करेंगे। ये कहकर हर्ष सीधे रूम नंबर 3 में चला गया। जब राहुल किचन तक पहुंचा तो एक बूढ़े से आदमी अपनी कमर पर एप्रन पहने किचन से बाहर आए। राहुल, ये मेरे पापा हैं। तेजिंदर सिंह ने जैसे ही उन्हें देखा उसने तुरंत राहुल से उनका परिचय करवाया। अरे बेटा, मेरे ऐसे दिन नहीं आए हैं कि मेरा परिचय तुम्हें देना पड़े। तेजिंदर सिंह के मुकाबले उसके पापा सीधे मुंह पर बोलने वाले और एकदम ईमानदार आदमी लग रहे हैं। वो राहुल की तरफ मुड़े और उन्होंने कहा, हेलो मिस्टर राहुल, इस छोटे से फार्म हाउस का इकलौता कुक मैं ही हूँ। इस बार राहुल ने पहल करते हुए उनसे कहा, हेलो मिस्टर सिंह, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ जो मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। ये सुनते ही मिस्टर सिंह ने अजीबोगरीब चेहरे बनाए। राहुल के बगल में खड़ी मिली मिस्टर सिंह का चेहरा देखकर मन ही मन हंसने लगे। मिस्टर सिंह ने अपनी पोती की ओर देखते हुए कहा, अच्छा छोड़ो ये सब, जाओ और तुम जाकर चाय बनाओ। और सुनो, मैं जो दार्जिलिंग से चाय की पत्तियां लाया था ना, उन्हीं की चाय बनाना। ठीक है, मैं चाहती हूँ। वो अपने दादू की बात सुनते ही फौरन किचन की ओर चल पड़ी। मिस्टर राहुल, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल डिश बनाने जा रहा हूँ। आइए, आप यहाँ बैठिए। खाना बनने में थोड़ा वक्त लगेगा तो थोड़ा सा वेट कीजिए और जैसे ही खाना बनता है मैं तुरंत आपको टेस्ट करवाता हूँ। ये कहकर मिस्टर सिंह किचन की ओर चले गए। मिस्टर राहुल, प्लीज मेरे पापा की किसी बात का बुरा मत मानिएगा। मिस्टर तेजिंदर ने बेचारी सी शक्ल बनाते हुए कहा, अरे तेजिंदर जी, ठीक है, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? अगर आपको भी कुछ करना है तो प्लीज जाइए और कीजिए, हम थोड़ी देर यहाँ पर बैठते हैं। राहुल को मिस्टर सिंह को लेकर कुछ भी अजीब नहीं लगा। इनफैक्ट उसे तो उनका कैरेक्टर काफी ज्यादा अच्छा लगा। ठीक है, अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो आप प्लीज मुझे आवाज लगाइएगा। ये कहकर तेजिंदर सिंह सीधा अपने कमरे की ओर चल पड़े। कमरे में सिर्फ 3 आदमी हैं, राहुल, मिली और सोना। मिली ने सोना को कुर्सी पर बिठाते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर सिंह की उम्र के लोग भी तुम्हारे फैन होंगे। मानना पड़ेगा, तुम्हारी काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग है। राहुल ने खड़े होते हुए कहा, क्यों ना मैं एक बार ऊपर जाकर रूम नंबर 3 देख कर आता हूँ कि वहां पर क्या चल रहा है। तुम लोग थोड़ी देर यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर राहुल उठा और सीधे 3 नंबर कमरे की ओर जाने लगा। उस कमरे में बहुत लोग थे। सारे वही लोग थे जो राहुल के साथ ट्रेजर हंट में पार्टिसिपेट कर चुके थे, जैसे कि नवीन, हेमंत, रेणुका, संकल्प और कुछ लोग और भी। राहुल ने दरवाजा नॉक किया, तभी दरवाजा खुला। अरे ये देखो भाई, हमारे दरवाजे पर कौन आया है? जैसे ही हर्ष ने राहुल को देखा वो खुद को ये कहने से रोक नहीं पाया। संकल्प ने हंसते हुए कहा, क्या तुमने कभी सिंदबाद द सेलर को देखा है? सिंदबाद द सेलर का आधा हिस्सा पब्लिश हो चुका था। भारत के बहुत से लोग सिंदबाद द सेलर को पढ़ चुके थे और उस नॉवेल के किरदार भी अब यहाँ की लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। संकल्प, क्या तुम कभी नॉर्मल रह सकते हो? हर्ष ने आंखें घुमाते हुए कहा। राहुल छींकते हुए कमरे के अंदर आया और उसने सबको हेलो कहा। राहुल? अरे राहुल भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? किसी एक ने कहा। अरे राहुल, क्या आप भी यहाँ पर डिनर के लिए आए हुए हैं? वहां पर बैठे किसी ने सवाल किया। राहुल को हर्ष के साथ अंदर आता देखकर सभी लोग सरप्राइज हो गए। हर्ष ने अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहा, इसमें हैरानी वाली क्या बात है? चलो सब राहुल को बैठने के लिए जगह दो। अरे अभी आप लोग परेशान मत होइए, मैं तो बस देखने आया था कि यहाँ कौन कौन है। मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। राहुल उन्हें हाथ हिलाकर बाय कहने लगा। अरे राहुल, थोड़ी देर के लिए तो बैठ जाओ यार। अब नवीन भी राहुल को मनाने में लग गया। उसने कहा, आज संकल्प ट्रीट दे रहा है और ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। संकल्प का खुद का रेस्टोरेंट होने की वजह से वो कभी भी लोगों को बाहर ट्रीट नहीं देता है, लेकिन आज संकल्प पहली बार बाहर सबको ट्रीट दे रहा है। अगर आज तुमने इस मौके का फायदा नहीं उठाया तो पूरी जिंदगी तुम इस चीज के लिए पछताओगे। अच्छा, ऐसा है क्या? राहुल ने तुरंत संकल्प की तरफ देखा जो कि मुस्कुरा रहा था। क्यों भाई संकल्प, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? संकल्प ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, कोई सूरज पश्चिम से नहीं निकला है। आज मैं थोड़ा परेशान हो रहा था
तो इसीलिए मैंने सोचा कि लोगों से मिलकर शायद थोड़ा बहुत अच्छा महसूस करने लगूं। राहुल भाई प्लीज बैठ जाओ, और मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात भी करनी है। शायद तुम ही मेरा सोल्यूशन निकाल सकते हो। ये बात सुनकर उस कमरे में राहुल को छोड़कर सबको बहुत अजीब लगा। संकल्प, क्या हम तुम्हारे दोस्त नहीं है भाई? तुम कुछ भी हमें क्यों नहीं बता सकते? कमरे में मौजूद सभी लोग एक एक करके संकल्प को सुनाने लगे। संकल्प ने थोड़ी सांस भरते हुए कहा, अरे भाई ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तुम सबको पता है कि एक फिल्म डायरेक्टर है जिसके साथ मैंने मेरी पहली फिल्म की थी, और उस फिल्म की वजह से ही मैं काफी पॉपुलर भी हुआ था। मैं उसका नाम तो नहीं लूंगा, पर मैं जानता हूँ कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, समझ गए हम लोग कि तुम किसकी बात कर रहे हो। वही ना, जिसने उसके बाद एक भी हिट फिल्म नहीं दी, हर्ष ने कहा। संकल्प ने आगे कहना शुरू किया, हाँ वही। अभी कुछ दिन पहले उसने मेरे पास 2 लड़के भेजे थे जो कि उसके भांजे हैं, और उसने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैं उन्हें लॉन्च करूं। मैं उन्हें अपने स्टूडियो के अंडर बनाई गई किसी फिल्म में काम दूं। मैं मना नहीं कर पाया क्योंकि उस आदमी ने मुझे मेरी पहली फिल्म दी थी। संकल्प बोलते बोलते उदास हो जाता है। अब तकलीफ ये हो गई है कि मेरे पास अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कोई फिल्म बना सकूं। ना स्क्रिप्ट, ना राइटर, और तो और कोई डायरेक्टर भी नहीं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। अरे भाई, तुमने उससे वादा किया था क्या कि तुम उसके लिए कुछ भी करोगे? हर्ष ने उसे झट से जवाब दिया। दरअसल हर्ष और संकल्प एक ही हॉस्टल में 4 साल तक साथ रहे हैं। वो लोग कॉलेज फ्रेंड्स हैं। संकल्प ने आगे कहा, यार हर्ष, तुम तो मुझे जानते ही हो। मैंने उन्हें बताया था पर वो माने नहीं और मेरे पीछे पड़ गए। अब रोज फोन करते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। फिर अब तुम क्या करोगे? वहां बैठे हेमंत ने पूछा। संकल्प ने सिर हिलाते हुए कहा, अभी तक तो कुछ सोच ही नहीं पाया हूँ। हालांकि मैंने उनका काम देखा है। काम तो वो अच्छा कर लेते हैं। मुझे लगता है कि अगर काम किया तो हिट भी हो जाएंगे। ये सुनते ही राहुल को अपने पिछले जन्म का एक टीवी ड्रामा शर्मा जी के 2 बेटे और बहुएं की याद आ गई। इसी टीवी ड्रामा की वजह से पृथ्वी पर 2 लड़के बहुत ही फेमस हो गए थे। अब इसकी कहानी ही कुछ ऐसी थी। इस दुनिया में शर्मा जी के 2 बेटे और बहुएं जैसा कोई भी शो अभी मौजूद नहीं है। वैसे इस दुनिया में राहुल ने अभी तक एक्टर की तरह नाम नहीं कमाया है, बल्कि उसने सिर्फ एक सिंगर की तरह ही नाम कमाया है। राहुल ने एनिमेशन प्रोडक्शन और परी कथाओं में डबिंग के अलावा कभी भी फिल्मी दुनिया या टीवी सीरीज के अंदर अपना कदम नहीं रखा है। काफी देर सोचने के बाद राहुल ने धीरे से कहा, अगर वो दोनों आर्टिस्ट तुम्हारी तरह ही काम करते हैं तो मेरे पास उनके लिए एक आइडिया है, पर मुझे नहीं पता कि तुम इतनी हिम्मत कर पाओगे भी या नहीं। राहुल की बात सुनकर सबका ध्यान उसकी तरफ हो गया। पहले आइडिया तो बताओ, फिर देखते हैं, संकल्प ने कहा। राहुल ने कहा, मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है और ये एक कॉमेडी शो का है, पर मैं ये कॉन्सेप्ट किसी और को नहीं देने वाला हूँ। मैं इसे डायरेक्ट भी खुद करूंगा और इसमें एक्ट भी करूंगा। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम मेरे साथ एक कोशिश कर सकते हो। तुम डायरेक्ट भी करोगे और एक्ट भी करोगे। राहुल, क्या तुम एक्टर डायरेक्टर बनकर टीवी शो बनाना चाहते हो? राहुल की बात सुनकर संकल्प ने सवाल पूछा। हर्ष ने राहुल को अजीब तरह से घूरते हुए कहा, राहुल, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? टीवी ड्रामा को डायरेक्ट करना कितना कठिन है तुम समझ रहे हो? ये फेरी टेल जैसी किसी एनिमेशन फिल्म की तरह नहीं है। संकल्प ने अपनी आईब्रोज को उठाते हुए कहा, हाँ राहुल प्लीज, जल्दबाजी मत करो। तुमने तो आज तक किसी भी यूनिवर्सिटी से एक्टिंग की पढ़ाई भी नहीं की है। मुझे तुम्हारी स्क्रिप्ट लिखने की काबिलियत पर कोई शक नहीं है, पर एक्टिंग सिंगिंग से काफी अलग है। मेघा ने हैरानी से कहा, एक्टिंग के लिए सिर्फ एक्टिंग स्किल्स की जरूरत ही नहीं होती है। अगर एक शब्द में कहें तो उस कमरे में बैठे सभी लोग राहुल के इस फैसले से सहमत नहीं थे। राहुल ने कहा, देखो संकल्प, अब ये तो तुम्हें डिसाइड करना है। जैसा कि तुम्हें पता है कि मेरा स्टूडियो अभी अभी सेटअप हुआ है और वहां पर अभी सारी चीजें अपने राइट ट्रैक पर हैं। अभी फिलहाल मेरा शेड्यूल खाली है और मैं काफी दिनों से सिंड्रेला का डिप्टी डायरेक्टर हूँ। इसीलिए मुझे फिल्म बनाने के बारे में बहुत कुछ मालूम भी हो चुका है और इसीलिए मैंने इसके बारे में सोचा। पहले जब ये कॉन्सेप्ट आया था तो मैंने सोचा था कि मैं पलाश को बताऊंगा और फिर टीवी सीरियल की शूटिंग स्टार्ट करूंगा, पर अभी तुमने पूछा तो ये मैंने तुम्हें पहले बता दिया। राहुल, क्या मैं पहले स्क्रिप्ट देख सकता हूँ? एक लंबी चुप्पी के बाद संकल्प ने अपना मुंह खोला। उसे अब तक भरोसा नहीं है कि राहुल डायरेक्टर हो सकता है, पर फिर भी वो एक बार कोशिश करना चाहता है। राहुल ने इस बारे में सोचा और फिर कहा, ठीक है, क्या तुम कल फ्री हो? तुम कल मेरे स्टूडियो आ जाना। ठीक है, संकल्प ने जवाब दिया। क्या राहुल अब टीवी डायरेक्टर हो जाएगा? क्या संकल्प उसे ये काम करने देगा? क्या राहुल एक अच्छा एक्टर साबित होगा? इस कहानी में आगे क्या होगा
जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जब राहुल रूम में वापस आया, जो कि किचन के बगल में ही था, तो वो देखता है कि वहां पर तेजिंदर सिंह की बेटी खड़ी हुई है और वो सोना के साथ बैठकर खेल रही है। वहीं पर मिली एक औरत से बातें कर रही होती है, जो कि लगभग 30 साल की लग रही थी। वहां पर अब 5 टेबल रखे हुए थे। टेबल पर रखे खाने का मेन मटेरियल क्या था वो समझ में तो नहीं आ रहा था, पर सबकी शेप अलग थी और सब अलग अलग रंगों के थे और उनमें से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही थी। राहुल, तुम वापस आ गए? दरवाजा खुलने की आवाज सुनते ही मिली राहुल की तरफ मुस्कुराकर देखती है और फिर राहुल को इंट्रोड्यूस करती है। ये सिमरन कौर जी हैं, तेजिंदर सिंह जी की पत्नी। अरे वाह! राहुल मुस्कुराते हुए सामने आता है और अपना हाथ बढ़ाकर सिमरन कौर को बोलता है, हेलो, मैं राहुल हूँ। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, आज आप लोगों को हमारी वजह से बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ रहा है। सिमरन कौर भी खड़ी हुई और उसने राहुल के साथ हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो मिस्टर राहुल। अरे नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। हमें आपकी वजह से कोई भी परेशानी नहीं हो रही है, बल्कि मैं आपका और मिली जी का हमारे घर पे स्वागत करके बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। सिमरन जी, क्या स्वाद है खाने का, बहुत ही अच्छा। राहुल के पास अब कहने के लिए कुछ और बचा नहीं था। वो जैसे ही बोलता है, एक बहुत ही अच्छी खुशबू दरवाजे की तरफ से आने लगती है। खुशबू सूंघते ही राहुल दरवाजे की तरफ घूमा और उसने देखा कि मिस्टर सिंह वुडन ट्रे के साथ अंदर चलते हुए आ रहे हैं। उस ट्रे के ऊपर एक डिश रखी हुई थी जिसमें से वो खुशबू आ रही थी। मिस्टर सिंह, अब मुझे आपकी हेल्प करने दीजिए। राहुल मुड़कर उस ट्रे को मिस्टर सिंह के हाथ से ले ही रहा था, पर मिस्टर सिंह ने उसको रोक दिया और बोला, राहुल, आप हमारे गेस्ट हैं और आप ये क्यों करेंगे? आप बैठिए और आप लोगों को बस खाना खाने का काम करना है। बाबा, मैं लेती हूँ। सिमरन बहुत ही सेंसिबल थी, उसने मिस्टर सिंह को फॉलो किया और हेल्प की। मिस्टर सिंह, ये खाना तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। अपने आगे रखे हुए खाने की तरफ देखकर राहुल बोलता है। उस डिश के अंदर बहुत सारा मशरूम, पनीर, कैबेज और भी 2-4 इंग्रेडिएंट्स थे जो कि स्पेशल थे और उस खाने का जायका बढ़ा रहे थे। ये डिश मेरे पापा ने बनाई थी। ये हमारे यहाँ की सबसे स्पेशल डिश है। यहाँ जो भी स्पेशल इंसान खाना खाने आता है, हम उसको ये डिश जरूरी खिलाते हैं। और ये आज से नहीं, बल्कि यहाँ पर सालों से बन रही है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये खाना बहुत पसंद आएगा। इससे पहले कि खाना ठंडा हो, आप सब प्लीज इसको टेस्ट करें और इसका लुत्फ उठाएं। जब मिस्टर सिंह उस खाने को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तभी उनकी पोती खाली कटोरी उठा लेती है और उसको सूप से भर देती है। उसके अंदर बहुत सारा मशरूम, पनीर, पत्ता गोभी और भी बहुत सारी चीजें होती हैं और वो कटोरी सोना को पकड़ा देती है, जो वहीं टेबल पर बैठी होती है। थैंक यू। सोना की तरफ देखते हुए मिली बोलती है, थैंक यू। सोना भी उसे प्यार से थैंक यू बोलती है। फिर वो छोटी सी कटोरी को अपने सामने रखती है और सिप सिप करके सूप को पीने लगती है। सूप पीते हुए सोना को बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। उसकी छोटी छोटी आंखें सूप को पीते पीते बड़ी हो जाती हैं। सोना, क्या ये तुम्हें पसंद आया? क्या ये अच्छा है? राहुल ने सोना से उत्सुकता के साथ पूछा। पापा, ये सूप तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मुझे ये बहुत ही ज्यादा पसंद आया। राहुल की तरफ देखते हुए सोना प्यार से बोली और फिर वो एक पनीर का टुकड़ा निकाल कर राहुल के मुंह में डालती है और बोलती है, पापा, ये आपके लिए है। राहुल अपना मुंह खोलता है और बाइट लेता है। बहुत ही अच्छा है, पनीर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसकी खुशबू ही कितनी अच्छी है। राहुल पनीर खाते हुए बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। उसने अपना सिर हिलाया और बोला, ये बात बोलने वाली बात नहीं है, पर मिस्टर सिंह, आप अपने काम में बहुत ही ज्यादा माहिर हैं। आपने अपनी जो रेपुटेशन बनाई हुई है वो समझ में आ रही है कि कैसे बनी हुई है, क्योंकि आपका खाना इतना अच्छा है। ये खाना किसी भी और खाने से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। मैंने आज तक इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया। मुझे बहुत मजा आ रहा है। सिमरन मुस्कुराती है और कहती है, मुझे विश्वास है कि ये सब सुनकर पापा जी बहुत खुश होंगे। कैसे हैं आप राहुल? क्या आज पापा जी खाना ही बनाते रहेंगे? आज इन्होंने कुछ ज्यादा ही खाना नहीं बना दिया? ये पूरे 8 कोर्स मील है। लास्ट डिश सर्व ही हो रही थी कि तभी तेजिंदर सिंह रूम में एंटर करता है और कहता है। तेजिंदर को अंदर आते देख राहुल और मिली एकदम से खड़े हुए। मिस्टर तेजिंदर, आपके पापा जी ने जो खाना बनाया है वो सबसे हटकर था। हमने आज तक इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया। ये खाना किसी भी चीज से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। और जहां तक बात आई केवल 8 कोर्स मील होने की, तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने 20 कोर्सेस खा लिया है। ये बहुत बड़ा सच है कि मिली को खाना खाना बहुत ही पसंद है और वो खाना कितना भी हो, मिली कितना भी खाना खा सकती है। आप सभी बैठ जाइए, आप लोगों को मेरे लिए खड़े होने की जरूरत नहीं है।
तेजिंदर सिंह राहुल और मिली को वापस बिठाता है। मिस्टर सिंह, आप कब से काम कर रहे हैं और आपने कितना ज्यादा काम किया है। अब आप प्लीज बैठिए और बैठकर आराम से खाना खाइए। राहुल ने उठकर उनकी चेयर रखते हुए कहा, देखिए, अगर आप खाने नहीं बैठेंगे तो फिर हम भी खाना नहीं खाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम खाना खाते रहें तो आपको अभी के अभी हमारे साथ खाना खाना पड़ेगा। ओह, ऐसा है? मैं आप लोगों के साथ खाना जरूर खाऊंगा। मिस्टर सिंह ने राहुल से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर वो बहुत ही ज्यादा खुश थे कि राहुल ने उनसे बातें की। पापा, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। सिमरन खड़ी हुई और मिस्टर सिंह का खाना लगाने लगी। जब वो खाना निकाल रही थी तो उसकी खुशबू पूरे रूम में फैल गई थी। मिस्टर सिंह, इस खाने की खुशबू तो बहुत ही अच्छी है। राहुल की आंखें बड़ी हो गई थीं। ये सब बहुत प्योर होगा ना? घी, तेल, पनीर, सब। राहुल, आप तो बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। तेजिंदर सिंह राहुल से बोलता है। राहुल सामने रखे ग्लास को उठाता है और ग्लास से छाछ का सिप लेकर बोलता है, मिस्टर सिंह, ये छाछ तो काफी अच्छी है। ये तो मेरे मुंह में घुल गई है। ऐसा लगा कि पता ही नहीं मैंने क्या ही पी लिया हो। सोना राहुल की तरफ देखती है और राहुल को छाछ पीकर खुश होता हुआ देखकर सोना भी मिली के बगल में जाकर बैठ जाती है और मिली के गिलास से मुंह भर के सिप लेती है। ओह, ये तो बहुत ही ज्यादा खट्टी है। सोना ने कभी भी छाछ नहीं पी थी। सोना को छाछ पीते देख मिली बोलती है, अरे बेटा, ये छाछ है, तुम्हारी कोई मीठी कोल्ड ड्रिंक नहीं है। माँ, ये बहुत ही खट्टी है, बहुत ही ज्यादा खट्टी है। सोना की आंखों में पानी आ गया था। मिली अपना सर पकड़ लेती है और बोलती है, ये लो, थोड़ा सा सूप पियो। ये लड़की बहुत ही ज्यादा बदमाश है, इसको संभालना बहुत बड़ा काम है। इतनी देर में राहुल अपनी छाछ खत्म कर लेता है और फिर से उत्सुकता के साथ पूछता है, सर, मुझे बताइए कि आपने इस छाछ में क्या क्या डाला है, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी है। जिस पर मिस्टर सिंह राहुल को गैस करने के लिए बोलते हैं। राहुल फट से 5-6 ऐसे टर्म्स का नाम लेता है जो कि शायद सबको पता होना बहुत ही मुश्किल बात है। क्या मैंने सही इंग्रेडिएंट्स के नाम बताए? राहुल पूछता है। ये सुनते ही मिस्टर सिंह राहुल को बोलते हैं, वाह, तुम्हें इतने सारे इंग्रेडिएंट्स जो कि मेडिसिन में यूज होते हैं उनके बारे में कैसे पता है? तो राहुल इस पर कुछ ना बोलते हुए पूछता है, आप तो मुझे ये बताइए कि आपने उसमें क्या क्या डाला है। जिस पर मिस्टर सिंह ने अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दिया। जब मैं जवान था तो मैं देश भर में घूमता था। मैं कई सारे शहरों में जाता था जहां मैं वहां के एक्सपर्ट्स कुक को चैलेंज किया करता था। मैं ये सब कर ही रहा था कि एक बार किसी जहरीले जानवर की बाइट की वजह से मेरे शरीर में पॉइजन आ गया था। उस जानवर की बाइट से बच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। उस बाइट से इंसान आमतौर पर मर ही जाते हैं, पर मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया। मुझे बचाने वाला मेरा एक दोस्त है जो कि इसी शहर में रहता है। उन्होंने ही मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे नेचुरल मेडिकल इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताया। उन्होंने ही मेरा इलाज भी किया था। मेरे उस दोस्त का नाम है विश्वनाथ। मैं आज भी उनसे इंग्रेडिएंट्स के बारे में पूछता रहता हूँ। मिस्टर सिंह बता ही रहे थे कि उतने में राहुल अचानक से खड़ा होता है और बोलता है, मुझे आप सबसे विदा लेनी पड़ेगी, मैं जा रहा हूँ। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि राहुल खड़ा हो गया। किसी को भी समझ में नहीं आता है। सोना भी चुपचाप खड़ी हो जाती है। मिस्टर सिंह राहुल से पूछते हैं, अरे ऐसा क्या हो गया, क्या मैंने कुछ गलत कहा? राहुल बोलता है, नहीं नहीं, कुछ भी बात नहीं है, पर मुझे अभी जाना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि आप किसी को कभी भी ये बताएं कि मैं यहाँ पर आया था। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, पर मिली समझ गई थी क्योंकि मिली राहुल को अच्छे से जानती थी। उसने राहुल के बारे में पता लगाने के लिए उसके पीछे जासूस लगाए थे और उसको पता था कि मिस्टर सिंह जिस इंसान की बात कर रहे थे वो इंसान राहुल के दादाजी हैं। इतने में मिस्टर सिंह अपना दिमाग लगाते हैं और बोलते हैं, तुमको इन सब की इतनी नॉलेज इसलिए है क्योंकि तुम्हारा विश्वनाथ से कोई रिश्ता है। राहुल इस बात पर हक्का बक्का हो जाता है और चौंक कर मिस्टर सिंह की तरफ देखता है और बोलता है, हाँ, वो मेरे दादाजी हैं। मिली सब कुछ जानकर भी शांत खड़ी हुई थी। मेरे दादाजी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पर आपके पास आया था, राहुल मिस्टर सिंह से बोलता है। जिस पर मिस्टर सिंह बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगा। मिस्टर सिंह समय की गंभीरता को समझते हुए टॉपिक चेंज करने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। राहुल एकदम हैरान हो जाता है और उसको समझ में आ जाता है कि मिस्टर सिंह बहुत ही समझदार आदमी हैं। मिस्टर सिंह अपना हाथ रगड़ते हैं और बच्चों की तरह बोलते हैं, मैं आपसे जो चाहता हूँ वो बहुत ही सिंपल चीज है। क्या आप हमारे लिए गाना गा सकते हैं? बस एक गाना, हमारे लिए काफी होगा अगर आप इतना भी कर देंगे तो।
ये सुनकर राहुल एकदम शांत हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि इन लोगों को उसका गाना कितना ज्यादा पसंद है। टाइम वेस्ट ना करते हुए राहुल सबके लिए गाना गाना शुरू करता है। राहुल का गाना सुनकर वो सब बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर राहुल, मिली और सोना उनसे विदा लेते हैं। राहुल और मिली दोनों चुपचाप बैठे हुए थे। पूरे रास्ते दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं बोला। घर पर आकर सोना को बेड पर सुलाने के बाद मिली राहुल को नीचे सोफे पर लेकर आई और फिर बोली, मुझे तुमने कभी भी कुछ भी अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया, क्या तुम मुझे बताओगे? क्योंकि उनका रिश्ता कभी भी इतना मजबूत नहीं था, इसीलिए मिली ने भी कभी फैमिली के बारे में पूछा ही नहीं। उन दोनों के बीच एक अलग सी बेचैनी थी। ना बोलकर भी दोनों के बीच बहुत आवाज थी। क्या, क्यों, कैसे? मिली राहुल की चुप्पी को समझ पा रही थी। राहुल थोड़ी देर चुप रहने के बाद फिर फाइनली बोलता है, मैं आज मेरी फैमिली के बारे में तुम्हें बताऊंगा। फिर वो बताना शुरू करता है कि उसके दादाजी विश्वनाथ मेडिसिन के बहुत बड़े नामी गिरामी इंसान थे। उसके पापा और उसके पापा के भाई बहन भी आयुर्वेदिक मेडिकल में काम कर रहे थे और वो सब आयुर्वेदिक में काम तो कर ही रहे थे, पर सब इस काम में बेस्ट भी थे। उन सबका आयुर्वेदिक में बहुत बड़ा नाम था। क्या राहुल अपने परिवार के बारे में सारी बातें बताएगा? क्या मिली राहुल की बात समझ पाएगी? और क्या था राहुल और उसके परिवार के बीच? इस कहानी में आगे क्या होगा, जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मिली बहुत ज्यादा क्यूरियस होती है जब राहुल का पूरा खानदान आयुर्वेदिक मेडिकल में है और वो तो देश के साथ साथ विदेश में भी बहुत ज्यादा फेमस है, तो राहुल ने सिंगिंग चुनने की बजाय आयुर्वेदिक फील्ड को ही क्यों नहीं चुना? मिली बहुत ज्यादा देर तक ये बात अपने मन में रख नहीं सकी। वो किसी भी बात को दबाकर नहीं रख सकती है। जो भी उसके दिल में होता है वो पूछ लेती है। ये सुनते ही राहुल अपनी पुरानी यादों में चला गया। हर बच्चे का 14-15 साल में एक सपना होता है। मैं हमेशा से एक इंटरनेशनल सुपरस्टार बनना चाहता था। जब पहली बार मैंने मेरे स्कूल में थिएटर में काम किया था, तभी मैंने अपने माँ बाप को मना कर दिया था कि मैं आयुर्वेदिक फील्ड में आगे नहीं जाना चाहता। और तुम्हारे घर वाले मान गए थे? मिली ने पलक झपकाते हुए पूछा। देखा जाए तो राहुल का पूरा परिवार ही आयुर्वेदिक डॉक्टर्स का परिवार है और उनके घर का बच्चा पैदा होते ही एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के गुण अपने साथ लेकर आता है। जब राहुल ने आयुर्वेदिक की पढ़ाई करने से मना किया था, तब उसके घर वाले इतनी आसानी से नहीं माने थे। हम सभी जानते हैं कि उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। राहुल ने हंसते हुए कहा, मान गए थे? उन्हें मनाना एकदम नामुमकिन था। मुझे मेरे अपने घर से बाहर निकाल दिया गया था और मैं इतने सालों से अपने दूसरे घर में अकेला रह रहा था। ये बताते हुए राहुल भले ही हंस रहा था, पर मिली उसके चेहरे का दर्द देख पा रही थी। राहुल ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, तो घर से निकाले जाने के बाद मेरा अपने खुद के परिवार के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहा और ना ही मैंने उनसे किसी भी तरह की कोई हेल्प ली, और अब तो मुझे आदत ही हो गई है। उसने दर्द के साथ एक मुस्कुराहट दी। मिली राहुल के चेहरे का दर्द साफ साफ देख पा रही थी। मिली ने राहुल के कंधे पर झुकते हुए धीमी आवाज में कहा, राहुल, ये सब तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होगा ना? तुम्हें ये सब कुछ मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। इतने दिनों तक तुम्हें अकेले सफर नहीं करना चाहिए था। राहुल ने मिली को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन अब गुजर चुके हैं। अब मेरे पास एक प्यारा सा परिवार है, एक बेहतर करियर है। मुझे अब जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम मिले। मिली मुस्कुराने लगी। एक एक कर मिली से बात करते करते राहुल थोड़ा इमोशनल हो गया। मिली ने उसका सर ऊपर उठाया। इससे पहले कि मिली कुछ कहती, राहुल ने उसे चूम लिया। राहुल, यहाँ कोई आ सकता है। पहले तो मिली ने राहुल को रोकने की कोशिश की, पर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाई। शाम को जब सोना सोकर उठी तो मिली किचन में काम कर रही थी। राहुल अपनी बैल्कनी में चेयर लगाकर लैपटॉप के साथ बैठा था और अपने टीवी सीरियल शर्मा जी के बेटे और बहुएं की स्टोरी याद करने की कोशिश कर रहा था। राहुल को ये शो की कहानी इतनी पसंद क्यों है, इसकी 3 वजह हैं। पहली तो ये कि ये कॉमेडी है जो कि संकल्प को हेल्प कर सकती है, और दूसरी ये कि शो में इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा रकम की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोकेशन के नाम पर एक नॉर्मल से अपार्टमेंट से भी काम चल जाएगा, और वो भी काफी सिंपल ही होगा। टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 7 लाख के करीब आएगा। और तीसरी वजह जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि स्टोरी का प्लॉट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आजकल के इस तनाव भरे जीवन में लोग इस तरह के शो देखना पसंद करेंगे। दिन भर काम करने के बाद उन्हें कोई ऐसा शो चाहिए होगा जिससे वो रिलेट कर पाएं और जिसे देखने से उन्हें बेहतर महसूस हो। राहुल कोई छोटे मोटे वीडियोस नहीं बनाता था,
जो कि इंटरनेट पर काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। वो कोई छोटे मोटे सपने देखता ही नहीं था। उसने हमेशा से शर्मा जी के बेटे और बहुओं के लिए यही सोचा है कि ये जैसे ही टीवी पर रिलीज किया जाएगा तो ये पूरी टीवी इंडस्ट्री में धूम मचा देगा। ये सब सोचने के बाद राहुल ने इंटरनेट पर एक स्क्रिप्ट राइटिंग सॉफ्टवेयर ढूंढा। ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत सारी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। राहुल तेजी से अपने काम में लग गया। राहुल इसे पिछले जन्म के शो से कुछ अलग लिखना चाहता था। वो चाहता था कि वो शर्मा जी के बेटे और बहुएं का ओरिजिनल शो पूरी तरह से कॉपी ना कर ले। वैसे भी इस दुनिया में शर्मा जी के बेटे और बहुएं जैसा कोई शो था ही नहीं। एक साधारण सा अपार्टमेंट, 2 जुड़े हुए अपार्टमेंट, लोगों की हंसी से गूंजता एक बार, कुल 7 जवान आदमी और जवान औरतें जिनकी अलग अलग पहचान हो, जो अलग अलग बैकग्राउंड से हों। बस पन्ने पर यह कहानी लिखनी शुरू हो गई। राहुल के दिमाग में सोनू बहुत चीप लड़का था और प्रशांत को झेलना काफी मुश्किल था। शिवम दिल से खेलने वाला इंसान था और आनंद काफी क्यूट है। सरस काफी चालाक है और अदिति सब पर अपना हुक्म चलाती है और विधि किसी को भी भाव नहीं देती है। हर किरदार एक दूसरे से काफी अलग है और ये कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसे जैसे राहुल की राइटिंग स्पीड और बेहतर होती जा रही थी, कंप्यूटर की स्क्रीन पर कहानी और बढ़ती हुई नजर आ रही थी। पहले एपिसोड में एक शादी में बहुत ही भयंकर लड़ाई होती है। अदिति अपने कॉलेज से घर वापस आई थी। सरस एक अमीर लड़की जो अपने घर से भाग गई थी। प्रशांत और सोनू अपने अपार्टमेंट में शादी की तैयारी कर रहे थे। दूसरे एपिसोड में एक बहुत बड़ा कांड हो जाता है। शिवम और आनंद की एंट्री होती है। विधि, जिसका एक्सेंट थोड़ा अलग था, उसे शिवम और आनंद ने ही चीट किया था। और थर्ड एपिसोड में एंडिंग होने लगती है। शूट करने की जगह से लेकर सीन तक, प्रॉप से लेकर लाइट तक, किरदार से लेकर स्पेशल इफेक्ट तक, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, राहुल ने स्टोरी को परफेक्ट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस तरह उसने फेरी शूज सिंड्रेला को लिखा था और डायरेक्ट किया था, उसने वही मेहनत इसमें भी झोंक दी। शाम के 7:30 बजे मिली बालकनी में आई और उसने राहुल से डिनर के लिए पूछा। राहुल, खाने का समय हो चुका है। मिली वहां राहुल के बगल में रखी कुर्सी पर बैठती है और राहुल की कंप्यूटर स्क्रीन पर देखने लगती है। उसे देखकर थोड़ी क्यूरियस हो जाती है और राहुल से पूछती है, तुम तो एक नॉवेल लिख रहे थे ना? ये तो वीडियो स्क्रिप्ट की तरह लग रही है। इतने सालों तक मूवीज और टीवी सीरीज में काम करके मिली को इन स्क्रिप्ट्स का आइडिया हो चुका था। इसीलिए जब उसने राहुल को कंप्यूटर पर स्क्रिप्ट लिखते हुए देखा तो वो ये पूछने से खुद को रोक नहीं पाई। राहुल ने बहुत ही कैजुअली जवाब दिया, हाँ, ये स्क्रिप्ट है। कल स्क्रिप्ट देखने के लिए संकल्प स्टूडियो आ रहा है। मैं तो बस अपने खाली टाइम का यूज कर रहा था लिखने के लिए, ताकि जब वो कल स्टूडियो आए तो एक बार स्क्रिप्ट को देख ले। हालांकि शर्मा जी के बेटे और बहुएं का हर सीजन का एक कंप्लीट प्लॉट है। हर प्लॉट के छोटे छोटे एपिसोड्स हैं जो कि एक नजर में ही देखे जा सकते हैं। तुमने स्क्रिप्ट लिखना कैसे शुरू किया? मुझे जहां तक याद है कि जब हम कॉलेज में थे तो तुम तो डायरेक्शन सीखते थे। क्या तुम स्क्रीन प्ले लिख सकते हो? मिली थोड़ी कंफ्यूज नजर आ रही थी। उसे राहुल का प्लान समझ नहीं आ रहा था। 5वें एपिसोड को खत्म करते हुए राहुल ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं सिर्फ एक स्क्रिप्ट राइटर नहीं बल्कि एक्टर और डायरेक्टर भी हूँ। मैं इस टीवी शो में खुद ही काम करने वाला हूँ और देखता हूँ कि क्या होता है। क्या तुम डायरेक्टर बनने वाले हो? मिली अचानक से अपनी कुर्सी से खड़ी होती है और सीधे राहुल का सर छूती है और फिर अपना सर छूती है। तुम्हारे सर में कहीं चोट तो नहीं लगी है? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? किसके सर में चोट लगी है? राहुल फूट फूट कर हंसने लगा। राहुल ने कहा, मैंने बस ऐसे सोचा कि एज अ सिंगर तो मैं बहुत ज्यादा फेमस हो ही चुका हूँ और अभी फिलहाल मेरे पास रिलीज करने के लिए कोई एल्बम भी नहीं है, इसीलिए मैं कुछ नया करना चाह रहा था। वैसे भी इसमें सिर्फ 6 से 7 लाख का खर्च होगा और अगर नुकसान भी होता है तो ज्यादा कुछ नहीं जाएगा। जब मिली ने ये सुना कि सिर्फ 6 और 7 लाख का खर्च होगा और ये राहुल के लिए कोई बड़ी बात नहीं है तो वो स्पीचलेस हो गई। अगर एक तरीके से देखा भी जाए तो राहुल के पास पैसे कमाने के कई सारे तरीके हैं। सोना की गुड नाइट स्टोरीज के कॉपीराइट से भी राहुल पैसे कमा रहा है। सिंदबाद द सेलर के कॉपीराइट से भी कुछ पैसे आ रहे हैं और पांडा म्यूजिक से तो आ ही रहे हैं। अगर मोटा मोटी कहा जाए तो राहुल अकेले 50 करोड़ रुपए का मालिक है। 10 करोड़ तो उसे टीवी लॉजी से ही मिलने हैं। इतना ज्यादा कमाने वाले इंसान के लिए 6-7 लाख क्या ही मायने रखेंगे। राहुल, तुमने जो स्क्रिप्ट लिखी है, क्या मैं वो देख सकती हूँ? मिली को समझ नहीं आया कि उसे क्या कहना चाहिए, इसीलिए वो आगे बढ़कर राहुल की स्क्रिप्ट देखने लगी। हाँ हाँ बिल्कुल, राहुल ने उसे हाँ कहा। चलो ग्रेट, ये मैं डिनर करने के बाद देखती हूँ, मिली ने कहा। राहुल मिली को बहुत अच्छे से जानता था, लेकिन उसे पता था
कि मिली जब शर्मा जी के बेटे और बहुएं की स्क्रिप्ट को पढ़ेगी तो उसे ये बहुत अच्छा लगेगा और अगर उसे मौका मिले तो वो इस प्ले का हिस्सा भी बनना चाहेगी। वैसे भी काफी वक्त से मिली की स्क्रीन पर एक बेकार बहू की इमेज बनी हुई है। उसने कुछ नया करने की कोशिश की पर वो लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आया। मिली ने कहा, चलो चलते हैं, मैं सोना को कहती हूँ डिनर करने के लिए। डिनर करने के बाद राहुल ने कुछ एपिसोड्स की स्क्रिप्ट्स मिली को मेल कर दी और फिर वो आगे की स्क्रिप्ट्स लिखने लगा। मिली एक हाथ में कुछ फल लिए और एक हाथ में अपना लैपटॉप लिए लिविंग रूम में आ गई। वर्ड फाइल पर क्लिक करते ही मिली के सामने शो का पहला एपिसोड आ गया और उसने उसे पढ़ना शुरू किया। अमेरिका से इंडिया आने वाली फ्लाइट मुंबई के एयरपोर्ट पर लैंड करती है। अदिति, जो कि MIT की टॉप स्टूडेंट है, एयरपोर्ट पर अपने बैग और सूटकेस के साथ इधर उधर कैब ढूंढ रही है। काश कोई कार तो मिल जाती। तभी बस देखकर अदिति खुश हो गई। भारी सा लगेज पकड़े हुए अदिति बस के पास पहुंची। बस स्टैंड पर पेमेंट कार्ड से की जा रही थी। अदिति के सामने एक सुंदर सी औरत बस पर चढ़ती है। क्योंकि उसका बस कार्ड उसके पीछे वाले पैकेट में रखा हुआ था, इसीलिए कार्ड रीडर डायरेक्टली उसके पॉकेट से चिपक गया था। स्वाइप कार्ड रीड करने वाले डिवाइस से एक आवाज आई और फिर पेमेंट सक्सेसफुली हो गया। पीछे खड़ी अदिति बिल्कुल हैरान थी। वो मन ही मन सोच रही थी, ये क्या है? ये क्या गजब सी चीज है। कई सालों के बाद अदिति यहाँ इंडिया वापस आई थी और वो ये सारी चीजें देख रही थी। उसने भी अपने कार्ड को स्वाइप करके पेमेंट किया और अपना सामान लेकर बस में चढ़ गई। बस ड्राइवर ने उसे घूरते हुए कहा, ए वापस आओ, आपका कार्ड स्वाइप नहीं हुआ है। अदिति अपना सामान रखकर फिर से अपना कार्ड स्वाइप करने गई, पर इस बार भी उसका कार्ड फेल हो गया। उसने 2 से 3 बार कोशिश की, पर हर बार जब पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुई तो वो वापस अपनी सीट पर चली गई। ड्राइवर ने उसे गुस्से से कहा, पैसे तो देने पड़ेंगे, या तो आप कार्ड स्वाइप कीजिए या फिर खुले दीजिए। ये सुनकर अदिति ने अपना पर्स खोला और उसके ऊपर पैसे फेंक दिए। स्क्रिप्ट का ये हिस्सा पढ़कर मिली हंसने लगी। अदिति सच में काफी तेज है। ये सब पढ़कर मिली ने अपने दिमाग में ऑलरेडी ही अदिति की एक इमेज बना ली थी। मिली के बगल में बैठी सोना ने अपनी माँ को ऐसे हंसते देख जिज्ञासा से पूछा, मम्मा आप हंस क्यों रहे हो? बेटा, मम्मा एक स्क्रिप्ट पढ़ रही हैं, इसीलिए। इधर आओ, यहाँ पर बैठो, मम्मा ये स्क्रिप्ट आपको भी सुनाएंगी। मुस्कुराते हुए मिली ने कहा। सोना खुशी से उछलने लगी, ये सोना को स्क्रिप्ट सुननी है। अगली सुबह राहुल जल्दी उठ गया, क्योंकि पिछली रात राहुल शर्मा जी के बेटे और बहुएं शो के सिर्फ 13 एपिसोड लिखकर सोने चला गया था। इसीलिए आज वो उसके आगे के एपिसोड स्टूडियो जाकर लिखने के बारे में सोच रहा है। राहुल उन स्क्रिप्ट्स के साथ कंपनी में आता है। अपने स्टूडियो में जाने की बजाय राहुल सीधे पलाश के ऑफिस में चला गया। वो जैसे ही दरवाजा खोल के अंदर गया तो उसने देखा कि पलाश टेबल पर अपनी उंगलियां चलाए जा रहा था और वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। यहाँ तक कि उसे यह भी मालूम नहीं पड़ा कि राहुल अंदर आ चुका है। राहुल पलाश को हाय कहने के बजाय सीधा उसकी टेबल के पास गया और उन स्क्रिप्ट्स को उसके सामने रख दिया। और ये क्या मजाक है राहुल, क्या इंसान हो यार तुम। मिस्टर पलाश अभी चिल्लाने ही वाले थे कि उन्होंने अपने सामने कुछ पेपर देख लिए और जैसे ही मिस्टर पलाश ने पेपर की तरफ देखा उसने कहा, अब मुझसे ये मत कहना कि ये तुम्हारी नई नॉवेल है। राहुल ने कहा, अरे नहीं यार, तुम इसे खुद खोलो और खुद ही देख लो ये क्या है। अब तुम मेरे साथ भी लुका छुपी का खेल खेलोगे। पलाश के पास और कोई चारा नहीं था तो उसने चुपचाप उन पेपर्स को खोला। सीन, एयरपोर्ट पार्किंग, प्रॉप्स, बस, लगेज, बैग, एक्टर्स, अदिति, सरस, ड्राइवर और भीड़। ये तो एक स्क्रिप्ट है, पलाश ने मन ही मन सोचा। क्या मिस्टर पलाश राहुल की स्क्रिप्ट से खुश होंगे? क्या संकल्प को राहुल की स्क्रिप्ट पसंद आएगी? क्या राहुल का डायरेक्टर बनने का सपना पूरा होगा? इस कहानी में क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट FM पर।